जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं और बहुत खुश हूं। आप लोगों के बैचेस ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाले हैं। जो ये हमने सेशन स्टार्ट करा था रिवीजन कम फास्ट ट्रैक बैच का, आज ये सीएफएस का सेकंड एज वेल एज मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर भी हो सकता है। अब इसके बाद जो मैं आपको बताऊं कि मैंने लास्ट सेशन में जो आपको कवर करके दिया था, हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज डिविडेंड की एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की खुल के बात कर ली थी। आज का सेशन जो मैं पिक करना चाहता हूं वो मैं ये चाहता हूं कि लास्ट सेशन में हमने जो जो पढ़ा है उसका एक क्वेश्चन मिल जाए हमें, और उस एक क्वेश्चन पे हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या कर ले, हम रिवाइज कर ले। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आप लोग आएंगे अपनी बुक की जो इलिस्ट्रेशन है उसकी इलिस्ट्रेशन नंबर 35 पे। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 35 पे आप आएंगे। बहुत ही अच्छी इलिस्ट्रेशन है ये, काफी अच्छी इलिस्ट्रेशन है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, ये दोनों चीजें मेरी अच्छे से क्लियर होने वाली है यहाँ पर, तो प्लीज फोकस करना। अब सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मींस अपने को एक ही काम करके बताना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला वो हम करके बता देंगे इसको। अब यहाँ पर शेयर होल्डर फंड दे रखा है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1 है। बेटा आपको सीधा जा जाके नोट्स भी पढ़ने हैं, तो वहां पर इक्विटी दे रखा है और प्रेफरेंस दे रखा है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर 550, 450, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है, अभी मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा। आगे आ जाइए, रिजर्व एंड सरप्लस 2, आ जाइए। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, एसपीआर दे रखा है आपको। दूसरा आपको ध्यान ये रखना है बच्चे, जो ये जनरल रिजर्व और एसपीएल है, ये मेरे को क्या बना के देंगे, ये मेरे को बना के देंगे क्या, नेट प्रॉफिट का डेटा। ये मेरे को क्या बना के देते हैं हमेशा, नेट प्रॉफिट का डेटा, तो इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। आगे अगर आएंगे हम, तो हमें बता रखा है कि भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, देखेंगे बाद में इसको। करंट लाइबिलिटीज है, ये सारी दे रखी है आपको। इसमें जो आपको लाइन हाईलाइट करनी चाहिए वो है ये वाली, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाली। ये लाइन का अपने को काम आएगा भी, और मैं इसका काम करूंगा भी, यूज करूंगा मैं इसको। बाकी नीचे से मुझे कोई मतलब है नहीं, और कुछ चीजें बिल्कुल बता नहीं रखी है, कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। भाई सिंपल तरीका है, एडजस्टमेंट पढ़ो ऊपर टिक कर लो, एडजस्टमेंट्स पढ़ो ऊपर टिक कर लो, ताकि सीएफएस बनाते समय आपको दिक्कत ना हो। अब ड्यूरिंग द ईयर, ये वाली मैं ट्रांजेक्शन नहीं पढ़ रहा, डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ रहा, शेयर्स वर इशूड पढ़ूंगा बाद में, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, तो ये दोनों अभी मेरी पेंडिंग चल रही है। ये दोनों ट्रांजेक्शन अभी के लिए मेरे पास क्या है, पेंडिंग है। मैं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे इसका काम है ना ऑपरेटिंग के लिए, तो मैं पढ़ूंगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट वाली, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 45,000, चलिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन बाकी एट द एंड ऑफ ईयर, ये मैं बाद में बात करूंगा। बेटा देखो, मेनली जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ ना, वो मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ पहले प्रपोज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को लेकर, क्योंकि वो मेरे को क्लियर करा के देना है अपने टॉपिक में। आ जाओ, तो एक अकाउंट बना लिया हमने। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मुझे म्यूट कर कर स्टार्ट कर सकते हैं अपना करना, और आप बाद में मेरा आंसर टैली कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पर आएगा टू सी डी आपका क्लोजिंग बैलेंस। ये दोनों बैलेंस मैं कॉपी करने जा रहा हूँ, और दोनों बैलेंसेस मैं आपको कॉपी करा देता हूँ यहाँ से। 50,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस है, 40,000 आपका ओपनिंग है। चलिए, 40,000, और यहाँ पर कौन सा बैलेंस आ गया आपका, 50,000। क्लोज करो अकाउंट को। अब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कहाँ गई वो लाइन, ये वाली लाइन, बेटा इसको याद रखना। मैंने कल की क्लास में आपको स्पेशली बताया था, प्रोवाइडेड का मतलब है चार्ज किया हुआ है, और चार्ज कहाँ होता है, पीएनएल में। अगर पेड होता तो मैं इसको इस तरफ लिखता कि भाई यहाँ पर टू बैंक करके, बट क्योंकि ये चार्ज हो रखा है तो मैं इसे क्या लिखूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000 रुपीज, आई बिलीव सो 45 ही है जी, 45,000 रुपीज, 45,000 रुपीज। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा बैलेंस आ जाएगा टू बैंक का, और कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी तरफ है मेरे पास 85,000 रुपीज, और 85,000 से जैसे ही मैं 50 हटाऊंगा तो मेरा बैलेंसिंग फिगर बन के आ रहा है 35,000। ये मेरी क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। अब मैं आपको क्वेश्चन में बता दूं, तो ये वाला बैलेंस, ये वाला बैलेंस मेरा सी एफ ओ ए में ऐड होता है। ये वाला बैलेंस मेरा सी एफ ओ में सबसे लास्ट में जाकर माइनस होता है। ये मैं आपको सोल्यूशन में भी दिखा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है मेरे पास। तो मेरा एक मुद्दा क्लियर हो गया है, आगे आ रहा हूं मैं आपके संग। देखो, एक ना आप यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड में फंस जाओगे। यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड आपको दे नहीं रखा,
आपको ना बातें घुमा रखी है। क्या बोला हुआ है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 8% वाज पेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। बच्चों ध्यान से सुनना, किस पे पे करना है, ओपनिंग बैलेंस पे। आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां पर आएंगे जल्दी से और क्या करना शुरू कर देंगे, वो ये देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो ये 450 है और ये 550 हो रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस वो 450 को लेके चलना शुरू कर देंगे, जो कि टेक्निकली सही है, जो कि टेक्निकली सही है, मेरी बात सुनना, बिल्कुल सही है। बट यहां पर ना एक क्लैरिफिकेशन है, एक क्वेश्चन में ट्विस्ट है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। क्वेश्चन का ट्विस्ट ये है, क्वेश्चन का ट्विस्ट बहुत अच्छा है। शेयर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कि बेटा पहले दिन ही आपने शेयर्स इशू कर दिए। तो आप इसे एक तरीके से ये समझिए, आप इस वाले बैलेंस को इस तरीके से ये समझिए कि ये आपका 31 मार्च 2020 का क्लोजिंग बैलेंस है, और जो ओपनिंग बैलेंस बनेगा 1/4/20 को, बेटा उसमें ये 450 तो इंक्लूडेड है ही है, बट साथ साथ जो ये न्यू इशू हुए हैं ये भी इसी दिन हुए हैं, और न्यू इशू कितने रुपए के हुए हैं, सिर्फ 1 लाख रुपए के। क्वेश्चन कह रहा है ये हमने फर्स्ट डे ही करे हैं। क्वेश्चन आपसे सिंपल कह रहा है कि ये हमने फर्स्ट डे ही करे हैं। बेटा क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लो, शेयर्स वेर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2020। तो आपको जो ये डिविडेंड देना है ये 8%, 450 पे नहीं, आपको 5,50,000 पे देना है। आपको कैसे दिखाना पड़ेगा, आप यहाँ लिख के दिखाओगे सारी कहानी। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, 5,50,000, 8%, इसे कैलकुलेट कर दूंगा मैं अभी। आगे बात करते हैं। अब ये तो था बेटा इक्विटी का, बट इक्विटी का मैंने हमेशा को क्या बताया, लिखते समय हाथ कांपने चाहिए, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को आपने कंसिडर नहीं करा। अब प्रेफरेंस शेयर्स पे भी सेम बातें होंगी, ध्यान से देखना। 3 लाख के थे, 2 लाख के हो गए, कुछ लोग अब 2 लाख पे लगाना शुरू कर देंगे। बेटा क्वेश्चन में पढ़ो तो सही, देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 5%। तो बेटा ये कब रिडीम हुए, एकदम लास्ट में। तो यहां पर जो आपका बैलेंस आना चाहिए वो आना चाहिए 3 लाख पर 5%, यानी कि ये आपका बनेगा 44,000। अभी मैं इसको चेक करता हूं, और ये आपका बनेगा कितना, 15,000। क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है बेटा। तो 5,50,000 का 8% 44,000, 3 लाख का 5% 15,000। तो ये दोनों बैलेंसेस हमारे सही हैं। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, मैं आपको ट्रीटमेंट्स दिखाने जा रहा हूं। देखो आपने क्या बोला, यहां पर ना वर्किंग नोट, यहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तक हम सीख के आए थे, तो ये 424 आ रहा है। अब नीचे जाके मैं आपको दिखा के लाता हूं। तो ये सबसे पहले तो इन्होंने डिफरेंस लिया, फिर इन्होंने जर्नलिज्म में जितना ट्रांसफर कराना था वो लिया आपको। ये सारी चीज हम कल की क्लास में कर चुके हैं। एक बार आप इस वीडियो को म्यूट करो, पॉज करो और जाके जरा देख के आओ कि हमने क्या ये सारी चीजें देखी या नहीं देखी है, और आप खुद कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 44,000, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 15,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000। क्या मैंने 45,000 ही दिखाया था, आज देख लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने में कोई गलत नहीं है, 45,000 एड बैक करना है। ठीक है, तो ये कहां से निकल के आया, हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से ये हमारी सारी की सारी चीजें निकल कर आई हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब इसमें मुझे क्या और कुछ बताना है आपको, और इसमें कुछ भी बचा नहीं है ऐसा। 424 का हमने बैलेंस कर दिया पूरा। ये टेंजिबल्स की तो हम अलग से करेंगे। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट इन्होंने भी बनाया हुआ है, पूरा देख सकते हैं, और बाकी ये सारी चीजें इन्होंने लिख लिख के दिखा रखी है, तो ये तो हम बाद में देखेंगे। अब मैं अपने ना टॉपिक में आगे बढ़ने लगा हूं, और मैं आपको और चीजें बताने लगा हूं। देखो, अब जिस टॉपिक पे हम थे, उस टॉपिक में हमने अभी कौन सा पॉइंट पढ़ा था, पॉइंट नंबर 1 पढ़ लिया था हमने, किसको, अच्छा ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हमने पॉइंट ए पढ़ा था। अब मैं इसकी नंबरिंग चेक कर लूं एक बार, तब उसी हिसाब से मैं आपको करा देता हूं। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेशन को कराया था, बी कर लिया था हमने, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और सी भी करा होगा हमने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को लेकर हमने सी कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, क्या हमने डी भी करा है, प्रपोज डिविडेंड को लेकर, जी डी भी कर लिया है। अब अब यहाँ पर आपको हेडिंग बनानी है बेटा, पॉइंट ई, पॉइंट ई बनाना है आपको। पॉइंट सेकंड बनाओ, पॉइंट सेकंड बनाओगे आप लोग, और अब आप देखोगे कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने की कोशिश करोगे। अब मैं आपको बता देता हूं वो है क्या मुद्दा। देखो, आप निकालोगे यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये निकालोगे आप। आपको पॉइंट फर्स्ट से क्या मिल जाएगा,
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आपको मिलेगा पॉइंट फर्स्ट से। ये आप निकाल के ले आओगे और इसको आप लेके आगे फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो ये पॉइंट फर्स्ट में हम क्या कर चुके होंगे, इसको कर चुके होंगे, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं आगे पॉइंट्स की तरफ। अब आगे पॉइंट्स में आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनना। यहां में एक चीज आपको ऐड करनी है, एज वेल एज आपको एक चीज यहां पर लेस करनी है। अब इस लेस और ऐड वाली चीज को बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हल्का सा भी माइंड इधर उधर हुआ तो कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाएगा। आपको ऐड करना होता है नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको माइनस करने होते हैं। बेटा आपको ऐड क्या करना होता है, आपको सॉरी ऐड करना होता है और लेस क्या करना होता है आपको, नॉन कैश इनकम एट नॉट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये सिर्फ देखो मैंने नॉन कैश इनकम्स ना सिर्फ लिखी है, आपको दिखेगी भी कुछ नहीं ज्यादा और ना ही होती है। तो आप यहां पर आप देखो नॉन कैश इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, इसको आपको क्या करना है बेटा, ऐड करना है। इसको आपको क्या करना है, लेस करना है। आपका निकल के आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और फिर इसमें मैं वर्किंग कैपिटल दिखाऊंगा, बट पहले मैं इसकी बातें करना चाहता हूं बहुत सारी आपके संग, और तब मैं आगे बढ़ूंगा इस क्लैरिटी में, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई जो मैंने यहाँ लिख के दी है, कि आपको समझ आई होगी कि मैंने क्या क्या लिख के दे दिया, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आपको ऐड करनी है, ये चीज लेस करनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, आपने मैंने कल भी बताया था, अभी ना आपने वो नेट प्रॉफिट निकाला है जो आपको धंधे से मिला है। मतलब पूरा पीएनएल के उसमें, पीएनएल का जो नेट प्रॉफिट था उसमें से आपने टैक्स को हटाया, आपने जितना डिवाइड कर दिया था उसको ऐड बैक करा, मींस जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें थी उन सबको हटा दी। अभी आपका जो नेट प्रॉफिट है एकदम प्योर फॉर्म में है, प्योरिफाइड फॉर्म में है। अब आपको क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट में कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स भी होती है। अब इनडायरेक्ट वर्ड मैं अभी यूज कर रहा हूं, बाद में यूज नहीं करूंगा। कुछ चीजें इनडायरेक्ट से मेरा मतलब है भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि बताओ जो पीएनएल में चार्ज होते हैं जितने भी एक्सपेंसेस वो इनडायरेक्ट होते हैं। बट उस इनडायरेक्ट वर्ड को मैं यहां पर थोड़ा सा और प्यूरिफाइड फॉर्म में बोलूं तो नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि इनडायरेक्ट वाले मेरे ऑपरेटिंग का पार्ट बन सकते हैं। क्योंकि अगर मैं मान लो रेंट ऑफ ऑफिस पे कर रहा हूं तो वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बट मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट बनेगा वो। बट कुछ ऐसे एक्सपेंसेस और कुछ ऐसे इनकम जिनका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं था, मींस उनके बिना भी ऑपरेशन हो जाती, वो फाइनेंशियल फैक्टर्स थे जो आप कंसिडर करते हो डेप्रिसिएशन। क्या बोला मैंने, डेप्रिसिएशन। बेटा किसी मशीन में आप प्रोडक्शन कर रहे हो और आप उसके कान में जाके ये बता रहे हो कि वो हम आप पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे हैं, तो क्या वो काम करना बंद कर देगी? द आंसर इज नो। वो आप डेप्रिसिएशन का फैक्टर आप कंसिडर जो करते हो वो फाइनेंशियल फैक्टर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए है। तो इस डेप्रिसिएशन को, इस एमोटाइज इस जो गुडविल और होती है, इन सबको अगर आप इग्नोर कर दो तो भी आपके ऑपरेशंस में क्या करे पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल चीज ये है कि जितने भी आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं जो आप चार्ज कर चुके हो उनको आपको ऐड बैक करना है। जितनी भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं उन सबको आपको क्या करना है, लेस करना है। भैया नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या क्या हो सकती हैं, देखो नॉन कैश तो नहीं है मैंने लिख दी, बट नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के लिए मेरे पास बहुत आपके पास बताने के लिए है। कल मैं बात कर रहा था आपसे दो इंटरप्राइजेस की, एक फाइनेंशियल और दूसरी नॉन फाइनेंशियल। तो जो फाइनेंशियल वाली है उसकी बात हटा रहा हूं मैं नॉन फाइनेंशियल की बात कर रहा हूं। अगर आपने इंटरेस्ट पेड करा है तो इंटरेस्ट को आपने कहां चार्ज करा होगा, पीएनएल अकाउंट में। भाई क्या ये आपका ऑपरेशन का पार्ट था? द आंसर इज नो। तो उसको क्या करो, यहां पर लेस करो, भाई एड बैक करो ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब मान लीजिए आपको कोई इंटरेस्ट मिल गया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड और पेड दोनों क्या कहते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर है आपको। तो इंटरेस्ट पेड करना आपका एक्सपेंस था जो आपने चार्ज करा होगा, आप उसे एड बैक करो। इंटरेस्ट हमें मिला हुआ है तो मिलता है तो हम पीएनएल की क्रेडिट साइड में जाके लिखते हैं ना कि भाई हमें रिसीव्ड हुआ है, हमारी इनकम है। उसको क्या करो, लेस करो, क्योंकि ये भी आपके ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। ये दो व्यूज, ये जो दो पॉइंट्स है वो इसी की बात कर रहे हैं। तो जितने भी आपके क्या होंगे इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे उनको आप क्या करोगे, एड बैक करोगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करोगे, एड बैक करोगे। दूसरा क्या है, नॉन कैश इनकम या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप क्या करोगे, घटाओगे। देखो इसके मैंने एग्जांपल्स जो दिया आपको वो बहुत क्लियर है।
डेप्रिसिएशन और देता हूं, डेप्रिसिएशन बोल दिया मैंने, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंसेस हैं सारे, डेप्रिसिएशन मेरा नॉन कैश है, इंटरेस्ट पेड मेरा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तीसरा सबसे अच्छा ये वाला ध्यान से पकड़ना, इस वाले में है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। बेटा क्या ये आपका धंधा है, ये नॉन ऑपरेटिंग है, तो इसको भी आप क्या करोगे, यहां से प्योरीफाइज कर दोगे, हटा दोगे। अब अगर इसकी बात करें तो इसका चुनते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, दूसरा यहां कर लो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाने पड़ेंगे। तो इन सारे एक्सपेंसेस को, इन सारी इनकम्स को जब आप हटा देते हो नॉन ऑपरेटिंग को, तो सिर्फ आपका क्या निकल के आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये निकल के आता है। वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, वो मैं करना सिखा दूंगा। पहले 1 मिनट के लिए आप इस वाले को ध्यान से देख लीजिए कि मैं यहां आपको क्या बताना चाहता हूं, और ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, इसीलिए टुकड़ों में कराया जा रहा है आपको। 2-3 पार्ट्स तो मैंने ऑपरेटिंग के कर दिए, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में एक शॉर्ट में कर लूंगा, उसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं जो आपके संग आना चाहता हूं, वो मैं आना चाहता हूं, मेरा वो लगा रखा था ना मैंने डेटा, उस डेटा पे आना चाहता हूं। चलिए, अब यहां पर आप ये चीज देखेंगे कि ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं पूरी की पूरी, ये इस चीज में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें आइटम्स टू बी एडेड एंड आइटम्स टू बी डिडक्टेड, ये मैंने आपको एक अलग सेंस में बता दिया है। ये मैंने आपको किस में बताया हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम पे। ये मैंने आपको किस में बताया हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के फॉर्म में, ठीक है। तो इन दो को अलग अलग लेके चलना है। अब मैं आपको कुछ चीजें पढ़ा दूं क्या एक बार, जो जो हमने बातें करी है, क्या वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, गुडविल एमोटाइजेस, मतलब जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो एमोटाइज हो रहे हैं, तो यहीं आएंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। अच्छा एक बात बताओ, इन दो को गोली मारो, ये दोनों हैं क्या, मेरे को ये बताओ, ये दोनों हैं क्या, इंटरेस्ट पेड ही है ना, बस यही लिखा था मैंने वहां पर। अब आ जाओ इस वाले पे, राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन एंड सेल ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस। जितने भी आपके अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस होंगे या शेयर इशू एक्सपेंसेस होंगे, वो भी आप यहाँ पर क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। क्यों, मेरी बात ध्यान से सुनो, आप पीएनएल में चार्ज करते हो उनको, आप पीएनएल में जाके जो उनको राइट ऑफ करते हो, आप राइट ऑफ नहीं भी करते तो भी काम चल जाता, वो एक अकाउंटिंग प्रोस्पेक्ट है जो आप करते हो, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसका कोई असर नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर क्या करो, एड बैक करो। फिर क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स हमने लिख लिया था। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अगर कोई बैड प्रोविजन इंक्रीज हो रहे हैं तो यहीं चार्ज होंगे। क्यों, क्यों बेटा, याद करो क्लास 11th की वो वाली क्लास जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ सीखा था, बैड डेट्स प्रोविजन बनाना। तो अगर प्रोविजन आपका बढ़ रहा होता है तो आप कहां चार्ज करते हो, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो भाई वो प्रोविजन चार्ज नहीं भी करोगे तो भी आपका ऑपरेशन चलता रहेगा, तो इसीलिए इसको भी यहां पर क्या करा हुआ है, हमने हटाया हुआ है। अब अगेन, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटा ये तो अलग बात है कि बैड डेट्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो वो बाद में कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, बट यहाँ पर क्या है, जितनी भी आपकी इंटरेस्ट और डिविडेंड है, ये क्या है, रिसीव्ड में है। ये कहाँ का पार्ट बनेगी, ये फाइनेंसिंग का पार्ट बनेगी, ऑपरेटिंग से इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ रेंटल इनकम क्यों दिया और ऊपर रेंटल इनकम क्यों नहीं दिया, मेरी बात ध्यान से सुनना। बेटा आप कोई भी ऑपरेशन रेंट पे किए बगैर चला ही नहीं सकते, अनटिल अनलेस वो फैक्ट्री आपकी है। अब मान लीजिए ये मेरा पूरा का पूरा ये स्टूडियो है, इस स्टूडियो में मैं रिकॉर्ड तभी कर सकता हूं ना जब मैं इसका रेंट पे करूंगा, या फिर ये स्टूडियो मेरा होना चाहिए। तो इन दोनों ऑप्शंस में वैलिड करते हुए रेंट को वहां इग्नोर करा हुआ है। अगर रेंट है, अगर रेंट है तो सिंपल है, वो ऑपरेटिंग का पार्ट बनेगा, क्योंकि वो आपको लैंडलॉर्ड फ्री में तो देगा नहीं। दूसरा, अगर वो खुद का है तो रेंट वहां पर दे नहीं रखा, तो दोनों केसेस में इसीलिए मैंने वहां पर ऊपर वाले में इसको एड बैक नहीं करा रेंट को। दूसरे वाले में मैंने इसीलिए करा है, मान लीजिए मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मेरे स्टूडियो में मान लीजिए 20 कमरे हैं, मैंने 5 कमरे किसी और बंदों को दे रखे हैं भाई रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो वो जो मेरे को इनकम आएगी, मेरी प्राइमरी इनकम क्या है, मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट से मेरी प्राइमरी इनकम है, जस्ट फॉर से मतलब मान लीजिए, तो ठीक है, मेरी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट से मेरी जो प्राइमरी इनकम आ रही है और ये जो 5 स्टूडियो का मुझे रेंट आ रहा है, बेटा ये मेरा क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नहीं। क्या मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ वो 5 के लिए कर रहा हूँ, नहीं, मैं कर रहा हूँ अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए कर रहा हूँ ये सारी चीजें।
तो वो जो 5 स्टूडियो का रेंट आ रहा है वो मेरे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वो मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम है, एज वेल एज वो मेरे लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मैं काम उसके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अपने लिए, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अपनी क्लासेस के लिए। क्लियर है ये मेरी बात? तो ये सारी चीज आपको माइनस करते हैं तो आपको क्या निकल के आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज ए प्लस बी माइनस सी। मतलब सिंपल है, ए ये आपका पोर्शन है, बी प्लस करोगे इसको और माइनस करोगे सी को और यहां पर अपना बैलेंस लिखोगे। ये तो मैं बाद में करा दूंगा, पहले इसके अब क्वेश्चन हो जाए बेटा, क्योंकि बातें बहुत हो गई। क्वेश्चन होने चाहिए। अब क्वेश्चन को मैं निकाल लेता हूं आपके संग और क्वेश्चन करना शुरू कर। बेटा एक एक इलस्ट्रेशन पे चल रहे हैं हम लोग, सो प्लीज आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो 21 इलस्ट्रेशन तक मैं आपके संग डिस्कस कर चुका था और अभी भी मैं वहीं चल रहा हूं आपके संग। 21 तक कर चुके थे आई बिलीव, और 21 के बाद ही हमारा टॉपिक चेंज हो रहा था। आ जाइए, 21 तक कर चुके थे। 21 पर मैं टिक करके दिखा देता हूँ आपको कि मैंने टिक भी करा होगा। जी ये देख लीजिए 21 तक हम कर चुके थे। आ जाइए 22 पे आइए, पहले 22 क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से सुनना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। एक और बात बताना मैं भूल गया, देखो सीएफएस का फुल फ्लेज क्वेश्चन आने का चांस हो गया है 50%। क्यों? क्योंकि बेटा 5 नंबर में मैं कितनी चीजें पूछूं आपसे, ऑपरेटिंग भी पूछ लूं, इन्वेस्टिंग भी पूछ लूं, फाइनेंसिंग भी पूछ लूं, तो हो सकता है ये टुकड़े आ जाए आपके पास। तो इसमें आपका दिमाग थोड़ा सा कम चलता है क्योंकि आपने आंसर में स्कीम लगाई होती है पूरे क्वेश्चन को करने की। इसीलिए मैं हर पोर्शन पे इक्वल टाइम दे रहा हूं, इक्वल टाइम डिवोशन है मेरा। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वाओ, ये निकाल के दे रखा है आपको, मींस आपको अब इसमें कोई चीज कंसिडर नहीं करनी बेटा। 235 ये आपको निकाल के दे रखा है, ये आपका ए पोर्शन दे रखा है। अब आपको देखो कुछ कुछ चीजें दे रखी होंगी, डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग दे रखा है, गुडविल एमोर्टाइज, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आपको दे रखी है। अब सबसे पहले आप इसमें ये डिफाइन करोगे कि आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन कैश इनकम की कैटेगरी कौन सी है। नॉन कैश होता नहीं है बट नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी कैटेगरी है वो डिफाइन करोगे आप। दूसरा आप ये डिफाइन करोगे कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। अब जैसे कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है आपका, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपका, गुडविल एमोर्टाइज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपका, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या है आपका, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपकी। अब आ जाइए इसको देखते हैं कि हमने एडजस्ट कैसे करा हुआ है। अगर आप देखोगे तो 2,35,000 को सीधा सीधा मैंने ले लिया, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग लिखा आपने, ऐड कर रहे हो आप कैटेगरी कर लो। सबसे पहले आप ये लिख लेना जैसे इन्होंने लाइन में लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट फॉर, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स लिखा हुआ है, ना ही एक्सपेंसेस ना ही इनकम, क्योंकि इससे एक चीज क्लियर हो रही है, क्योंकि एक्सपेंसेस और आपकी जितनी भी नॉन कैश है उनको तो ऐड करना है और जितने भी आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम से उनको माइनस करना है। तो सिंपल आप यहाँ एड लेस लिख के काम चलाएंगे अब हम लोग। अब यहाँ पर देखोगे आप लोग तो इन्होंने क्या क्या माइनस करा हुआ है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, गुडविल एमोर्टाइज, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्सेस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इन सबको क्या करा हुआ है इन्होंने, ऐड बैक करा हुआ है। ऐड करा हुआ है क्योंकि एक्सपेंसेस थे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्होंने क्या करा हुआ है, माइनस करा हुआ है क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स थी। अब आप में से कई बच्चे ये पूछ सकते हैं कि भैया ये कहां गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। बेटा ये क्या इसका पार्ट बन सकता है? द आंसर इज नो, ये इसका पार्ट मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। नेट प्रॉफिट निकालते समय मैं फिर भी सोच सकता था, आओ पहले मैंने इनके एडजस्टमेंट पढ़ा दूं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज अ लायबिलिटी पेबल व्हेन द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड। ऑब्वियसली आप डिवेंचर्स के चैप्टर में पढ़ के आए हो। ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, discount and premium payable on redemption of debentures is transferred to statement of P&L. It should be noted loss on issue of debentures in the year debentures are issued from the capital is of SPR and simple है। आपको क्या बताया था, जितने भी ये कैपिटल लॉसेज हैं इनको कहां से आप राइट ऑफ करते हो, एसपीआर से, सीआर से, और लास्ट में बच गया तो एसपीएल से। तो दैट मींस ये राइट ऑफ हो रखा होगा, आपको स्पेशली दिमाग खराब करने के लिए चीज कर रखी थी। अगर मैं नेट प्रॉफिट निकालता ना तो मेरी अप्रोच अलग हो सकती थी, बट अभी के लिए मैं इसको इग्नोर करूंगा। जब मेरे को क्या दे रखा होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पूरा निकाल के दे रखा है, तो मैं इतना घबराऊंगा नहीं, मैं इस बात को यहीं खत्म कर दूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये हमारी एक इलस्ट्रेशन हो गई। और चुनते हैं, मैं बढ़िया बढ़िया उठा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, जो बीच बीच में आप छोटी मोटी कर सकते हो वो आप कर लेना। एक ही थी इसकी, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ।
और चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये हम कर चुके थे। 22 ही है आपकी इसमें, ठीक है, इसमें अब है नहीं, कोई बात नहीं। मैं और चेक कर लेता हूँ, अगर कहीं और इलस्ट्रेशन आगे पीछे मिल गई तो। चलिए, नहीं है। अब इसके फुल फ्लेज क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसीलिए हम इस पे ही ध्यान देंगे। यहाँ पर है शायद। चलिए, एक क्वेश्चन और मिल गया मेरे को। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दे रखा है। आपको और कुछ नहीं करना, अभी ये मैं बस बात पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या कराने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑपरेटिंग इनकम निकालने के लिए, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दे रखा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो डिविडेंड है कितना, वो चुन लो। तो डिविडेंड डिक्लेयर अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर ड्यूरिंग द ईयर, इसको एड बैक करना पड़ेगा। तो 1,10,000 में आप 50,000 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1,60। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए अब यहाँ पर रिफंड और सारी चीजें दे रखी है, आपको मैं पूरा दिखाना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को। सिंपल है, देखो, 1,10,000 रुपए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का आपने अलग से कर लेना है। 50,000 तो आपने, जो मैंने आपको डिविडेंड बताया वो आपने ऐड करा है, और 50,000 क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब दूसरा हुआ क्या, अगर आप इस 1,10 में ये 1,00,000 जोड़ोगे तो ये 2,10,000 बनता है। अब इस 2,10,000 में से 40,000 रुपए का रिफंड है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, इनकम टैक्स रिफंड 40,000। और भैया इस वाले को कोई भी अभी नहीं यूज करेगा, इस वाले को आप यूज करोगे एंड में। एंड में इसको माइनस करके अभी दिखा भी रखा होगा, ये देख लीजिए। इनकम टैक्स पेड 50 माइनस 40। अच्छा, इन्होंने नेट करके दिखा दिया है यहाँ पर, तो 10,000 का यहाँ पर इफेक्ट इन्होंने दिखा रखा है, बट ऊपर भी आपको इसके इफेक्ट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगेन मैं अपने अगले टॉपिक्स पे आ रहा हूं, तब हम इसके फुल फ्लेज क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग के लिए बस मेरे को अब एक चीज और बताना रह गई है, वर्किंग कैपिटल का जो चेंज है, जो हम करेंगे अब। चलिए, दो टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को निकालने के लिए। पहला हमने करा था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के लिए, वो पूरा का पूरा पोर्शन पढ़ा हमने। दूसरा हमने पढ़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए। तीसरा हम पढ़ेंगे आफ्टर के लिए। देखो, अब यहां पर है क्या, तीसरा पोर्शन हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखो, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करना। वर्किंग कैपिटल निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को आप माइनस करते हो, आपकी वर्किंग कैपिटल बेटा निकलकर आपके सामने होती है। अब आपको क्या करना है, यहां पर मैं आपको सिंपल बात समझाता हूं। पहले तो एक शॉर्ट में बात बताऊंगा और फिर एक लॉन्ग में बात बताता हूं। मैं आपको दोनों बातें बताने के लिए रेडी हूं, आ जाइए मेरे संग। देखो, सिंपल है, आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो भी चेंज है वो रियलाइज करा जाएगा हमेशा किसमें, कैश में। किसमें रियलाइज करा जाएगा, कैश में। कैसे भैया, यार आप सिंपल बात बताओ, आपके क्रेडिटर्स घट गए हैं, आपके क्रेडिटर्स 20,000 से कम हो रहे हैं, तो आजकल कोई अपना पैसा ऐसे ही छोड़ देता है क्या? द आंसर इज नो। तो ये जो क्रेडिटर्स 20,000 रुपए से कम हुए हैं आपके, ये क्यों कम हुए होंगे, क्योंकि आपने इनको पेमेंट करी है। क्योंकि आपने इनको क्या करी है, पेमेंट करी है। अच्छी बात है, पेमेंट करी है, आगे आइए। अब अगर आपका स्टॉक पहले 2 लाख का था, आज 3 लाख का हुआ है, तो ये जो 1 लाख का स्टॉक बढ़ रहा है, क्या ये फ्री में आया होगा? द आंसर इज नो। या तो ये उधारी पे आया होगा या फिर ये पैसों पे आया होगा। तो कंसीडर मैं क्या करूंगा यहां पर, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन। तो ये जो 1 लाख रुपए का आपका आपका स्टॉक आया हुआ है, मैं इसमें ये कंसीडर करके चलूंगा कि 1 लाख रुपए आपने क्या करी होगी, पेमेंट करी होगी। और बात करते हैं बेटा, आपके डेटर कितने बढ़ गए, 3 लाख रुपए से घट गए या फिर बढ़ गए, चलो बढ़ गए, पहले बोल रहा हूं, 3 लाख रुपए से बढ़ गए। आप मेरी बात नहीं, अभी घटने का ही लूंगा क्योंकि बढ़ने का तो अभी करूंगा ना मैं। ठीक है, 3 लाख रुपए से घट गए। अगर 3 लाख रुपए से आपके डेटर्स बेटा घट रहे हैं, तो आप सोचिए, इस बात को सोचो इस बात को सोचो कि 3 लाख रुपए से अगर आपके डेटर्स घट रहे हैं, दैट मीन उन्होंने हमें पेमेंट करी होगी ना। मतलब ऐसे ही कि मतलब कि मैंने अपनी बुक में, लेट्स से पीसीसी लिमिटेड ने अपनी बुक में आरबीसी लिमिटेड के लिए 5 लाख रुपए हमने क्या कर रखे थे, हमने बुक कर रखे थे। आज मैंने आपके अपनी बुक्स में देखा तो वो सिर्फ 2 लाख रुपए बचे हुए थे, क्योंकि 3 लाख के डेटर्स मेरे कम हो गए। मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा, भाई आरबीसी लिमिटेड को आपने 3 लाख से कम क्यों कर दिया? तो वो हंसेगा ना मुझ पे, वो कहेगा क्यों कम करूंगा मैं, या तो बैड डेट हो जाएगा। अब बैड डेट इतना बड़ा या फिर इतना नॉर्मल ऑप्शन तो है नहीं कि 3 लाख के बैड डेट्स में एक दिन में दिखा दूंगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई उसने हमें कैश में पेमेंट वापस कर दी होगी, खत्म कहानी। तो ये क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है, कैश रिसीव्ड है।
अब ये सारी चीजें आप समझे कि ये कैश से लिंक मैं जानबूझ के कर रहा हूं। मैं इसे क्या मान सकता हूं, मैं इसको और भी चीजें मान सकता हूं, बट आपको क्या मानना है, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज में जितनी भी फ्रिक्वेंटली चेंजेस होंगे उनको आप कैश में रियलाइज करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं अलग। मैं कह रहा हूं आपका स्टॉक घट गया 1 लाख से। क्या हो गया, 1 लाख से घट गया। ध्यान से सोचना, आपका स्टॉक घट रहा है मालिक, दैट मीन्स आप स्टॉक बेच रहे हो। आपका स्टॉक घट रहा है, दैट मीन्स आप स्टॉक बेच रहे हो। और अगर आपका स्टॉक बिक रहा है तो क्या रियलाइज हुआ होगा, पैसा। तो ये भी अच्छी बात है। तो ये क्या है, कैश का इनफ्लो है। आपके क्रेडिटर घट रहे थे, बढ़ गए 2 लाख से। आपके क्रेडिटर 2 लाख से बढ़ गए भाई 2 लाख से। अब इस बात को अच्छे से सुनना, तभी बातें क्लियर होंगी। आपके क्रेडिटर अगर 2 लाख से बढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपने उनको कैश में पेमेंट नहीं की है। अगर आपके क्रेडिटर्स 2 लाख से बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आपने कैश में पेमेंट नहीं करी है। और अगर आप कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपने अपना कैश अपने पास सेव करके रखा है, आपने अपनी वर्किंग कैपिटल जिसे कहते हैं बचा के रखी हुई है अपने पास। 2 लाख की पेमेंट आपने उसे बोला आज से 2 महीने बाद ले लियो, चिंता क्यों ले रहा, दैट मीन्स यू सेव्ड योर 2 लाख रुपीज एज अ वर्किंग कैपिटल। अब वो 2 लाख रुपए को आप कहीं और लगा सकते हो ना इन 2 महीने में, बाद में उसको पेमेंट कर देंगे जब माल बिकेगा उसका। सो ये भी क्या है, आपको सिंपल एक लाइन बताता हूं, पैसों का ना जाना पैसों के आने के बराबर ही होता है। इस लाइन को बस याद रख लीजिए, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट बन गए। पैसों का ना जाना पैसों के आने के बराबर ही होता है। 2 लाख रुपए यहां पर पेमेंट ना करना पैसे आने के जैसा ही था। तो इसे हम कैश फ्लो में दिखाएंगे कि भाई हमने अच्छी चीज करी कि हमने अपना कैश रिजर्व बचा के रखा, वर्किंग कैपिटल बचा के रखी। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये क्रेडिटर्स का पैसा रोकना तो तुम्हें बहुत खुशी दे गया क्योंकि तुमने अपनी वर्किंग कैपिटल बचा के रखी 2 लाख रुपए। अब ध्यान से सुनना, अब आ रहा है मेरा तगड़ा एग्जांपल। ये जो 3 लाख रुपए घटे थे ना, अब समझ लो कि 3 लाख रुपए से आपके डेटर बढ़ गए। आरबीसी लिमिटेड कितने पे खड़ी थी, 5 लाख रुपए पे। आज मैंने अपनी बैलेंस शीट देखी तो आरबीसी लिमिटेड थी 8 लाख रुपए पे। मैंने कहा भाई ये 3 लाख से क्यों बढ़ गई, तो उन्होंने बोला भाई हमने कल कंसाइनमेंट बेचा है ना इनको। मैंने कहा कंसाइनमेंट किस पे बेचा है, फिर क्रेडिट पे बेचा होगा। उन्होंने कहा ऑब्वियसली हमने क्या एंट्री करी होगी, आरबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू परचेज, भाई उसको हमने डेटर बना लिया अपना। अब बात ये सोचने वाली थी कि यार यहां पर ना मेरा पैसा आया नहीं, ऑल्दो मेरी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई। क्यों ब्लॉक हो गई, मेरा स्टॉक चला गया मेरे घर से, तो मेरा करंट एसेट चला गया। दूसरा जो करंट एसेट आना था, माल आना था, वो आया भी नहीं, तो मेरी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई। मैंने कहा कब तक पैसा पे नहीं करेगा, उसने कहा 3 महीने की क्रेडिट टाइम मांग रहा है वो। तो भाई 3 महीने के लिए मेरे 3 लाख रुपए ब्लॉक हो गए, तो मेरी वर्किंग कैपिटल क्या हो गई, ब्लॉक। तो पैसों का ना जाना पैसों के आने के बराबर होता है। एक और लाइन, पैसों का ना आना पैसों के जाने के बराबर ही होता है। तो पैसे आए नहीं 3 लाख रुपए, तो इसका मतलब चले गए भाई वो 3 लाख रुपए। तो ये मैं क्या कर रहा, मैंने वर्किंग कैपिटल ब्लॉक कर दी। दो लाइन मैंने कौन कौन सी बोली, ध्यान से सुनना। पैसों का ना जाना पैसों का ना जाना पैसों के आने के बराबर ही होता है, और पैसों का ना आना पैसों के जाने के बराबर ही होता है। तो सिंपल है, आपको सिर्फ अकाउंट्स में ये दो चीज याद रखनी है वर्किंग कैपिटल करते समय। तो ये सारी चीजें मैंने आपको करा दी। अब मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको, यार ये मैंने तो लॉन्ग कहानी तो बताई दी, अब शॉर्ट में बच्चे बहुत पसंद करते हैं। नहीं, शॉर्ट ही तो चाहिए उनको, वन शॉट, ये शॉट वो शॉट, सिंपल। अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपसे यहां पर कहूं कि ये ऐड करना है और ये लेस करना है, ठीक है। आपको ऐड करना है करंट एसेट्स का घटना और करंट लायबिलिटीज का बढ़ना। आपको लेस करना है करंट एसेट्स का बढ़ना और करंट लायबिलिटीज का घटना। ये आपको क्या करना है, ऐड करना है, ये आपको बेटा लेस करना है। ये जो निकल के आएगा ये आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। जैसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नाम से भी दिखा दूंगा मैं। अभी मेरी बात सुनो, अभी मेरा मुद्दा वो नहीं है, अभी ये सीएसीएल पे मैं अटका हुआ हूँ। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की बात कर रहा था मैं, दोबारा से सुनना मेरी बात। चलो ध्यान से सुनना मेरी बात एक एक करके, ठीक है। यहां पर मैं अभी सीए और सीएल से ही संतुष्ट नहीं हूं, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। देखो सिंपल है, मेरी करंट एसेट्स कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, मेरा स्टॉक कम हो रहा है, मेरा डेटर कम हो रहा है, मेरी बहुत सी जितनी भी करंट एसेट्स थी वो कम हो रही है। मैं सिर्फ अभी दो की बात कर रहा हूं। कैश का कभी पार्ट मत बताना, सीएफएस हमेशा कैश में सबसे लास्ट में आता है। तो अभी याद रखना, करंट एसेट्स एक्सेप्ट कैश, मेरे मैं दो एग्जांपल लूंगा हमेशा एसेट्स में, दो, डेटर्स और क्या बोला मैंने आपको, डेटर्स और दूसरा मैंने आपको बोला स्टॉक। अगर मेरे डेटर और स्टॉक कम हो रहे हैं, डेटर और स्टॉक कम हो रहे हैं, दैट मींस कैश रियलाइजेशन होनी चाहिए। डेटर्स को अगर मैं पैसे कर रहा हूं, मतलब कैश रियलाइजेशन से मेरा मतलब, ध्यान से सुनना, मेरा अगर डेटर कम हो रहा है, मेरा अगर स्टॉक कम हो रहा है, तो
तो भाई पैसे आए होंगे ना मेरे पास। क्या मैं स्टॉक आजकल ऐसे ही बेचने लगा हूं? लेट्स से मैं वॉचेस का काम करता था, मेरी 10 वॉचेस कम हो रखी हैं, तो क्या वो चोरी हो गई? नहीं, वो 10 वॉचेस मैंने बेची होगी और बेची होंगी तो मेरा पैसा आया होगा। इसीलिए मैंने इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको एज अ कैश रियलाइजेशन, करंट एसेट्स का कैश घटना, मैंने इसको कैश रियलाइजेशन में ऐड करवाया हुआ है। पहला मुद्दा मेरा। दूसरा मुद्दा, 4 मुद्दे बनाऊंगा ऐसे। अगर मैं करंट एसेट्स की बात करूं तो उसमें मैं दूसरा मुद्दा बना रहा हूं आपका डेटर्स और स्टॉक का ही। अगर मेरे डेटर बढ़ते जा रहे हैं और मेरा स्टॉक भी बढ़ता जा रहा है, दैट मींस अगर मेरी मान लीजिए 10 घड़ी थी, अब मैं 50 घड़ी है मेरी दुकान में, तो ये जो 40 वॉचेस हैं, ये वॉचेस मैंने खरीदी होगी, किसमें खरीदी होंगी? कैशेस में। तो मेरा फंड क्या हुआ है? ब्लॉक हुआ है। तो इसीलिए, और दूसरा, अगर डेटर मेरे को कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, दैट मींस वो मेरा पैसा ब्लॉक कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरा पैसा यहां पर अगर जब भी मेरा ब्लॉक होगा, यानी कि मेरे डेटर और स्टॉक बढ़ेंगे, तो मैं क्या करूंगा? उसको लेस कर दूंगा। ये बातें थी बेटा करंट एसेट्स को लेकर। अब दूसरी बात करता हूं मैं, लाइबिलिटी में 2 एग्जांपल ले लेते हैं, क्रेडिटर्स का, और चलो क्रेडिटर का ही लेते हैं, ठीक है। क्रेडिटर में अगर मैं आपसे कह रहा हूं मेरे क्रेडिटर बढ़ गए, मेरी जो ये वॉचेस थी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे पास कितनी वॉचेस खरीदी थी मैंने? 40 वॉचेस खरीदी थी एक्स्ट्रा। अब मैंने क्या माना कि ये पेमेंट मैंने किस में करी होगी? कैश में। बट अगर मान लीजिए ये 40 पेमेंट मैंने कैश में नहीं करी 40 वॉचेस की, और इसका 2 लाख रुपए आपका करंट लाइबिलिटी बढ़ा रहा है, क्रेडिटर बढ़ा रहा है, दैट मींस मैंने 2 लाख रुपए अपने ब्लॉक होने से बचाए। तो जो 2 लाख रुपए मैंने ब्लॉक होने से बचाए हैं, उनको मैं ऐड बैक करूंगा अपने कैश में। ठीक है। अब मान लीजिए ये जो 2 लाख की पेमेंट मैंने कर दी, आज ही कर दी, तो मेरे क्या हो रहे हैं? मेरे क्रेडिटर घट रहे हैं और मेरा कैश का ट्रांजैक्शन भी घट रहा होगा, क्योंकि मैंने ब्लॉक कर दिया अगेन। तो यहां मैंने ब्लॉक होने से रोका है। करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो दैट मींस मैंने अपना पैसा ब्लॉक होने से रोका है। बट अगर करंट लाइबिलिटीज घट रही है, तो मैंने अपना पैसा ब्लॉक करा है, मैंने अपना वर्किंग कैपिटल क्या करा हुआ है? ब्लॉक करा हुआ है। ये पूरा का पूरा मुद्दा था सीएफओए को सीएफओए से रिलेटेड। और लास्ट में आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ जो टैक्स पे करा होता है आपने, जो मैं हमेशा लास्ट लास्ट में कह रहा हूं, उस टैक्स पेड को आपको क्या करना होता है बच्चों? उस टैक्स पेड को आपको माइनस करना होता है, और आपका जो आएगा वो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वो भले ही पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो मेरा चिंता का विषय नहीं है। वो जो होगा मैं मान लूंगा, मैं उसमें लड़ने नहीं बैठूंगा कि वो ये होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल कहानी है। आ जाइए, अब इसके क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। चलिए, इलस्ट्रेशन 23 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना शुरू करना। एक दो इलस्ट्रेशन इसकी कर लेंगे, हमें क्लैरिटी आ जाएगी सारी। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको कैश फ्लो बताना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है? सरप्लस दे रखा है आपको 3 लाख और 2 लाख, यानी कि कितने की बढ़ोतरी हुई है? 1 लाख की। चलो मैं देखता हूं कि इसमें क्या हम सीधा सीधा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 3 लाख और 2 लाख, 1 लाख रुपए हमने शो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ही है, क्योंकि और कोई भी हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या फिर टैक्सेशन या फिर प्रपोज डिविडेंड की हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब ये सारी चीजें बच्चों, यहाँ पर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 320 और ये 3 लाख। अब आपको क्या ख्याल रखना है? मैं इस पे पहले इसीलिए आया हूं क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन। बेटा 3 लाख से 320 का हो रहा है, तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 20,000 की। तो इस 20,000 को एज अ नॉन कैश एक्सपेंस देखो मैंने ऐड कर दिया होगा, मैंने ऐड कर दिया। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा बच्चों, यहां पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा गुडविल। तो यहां देखो गुडविल क्या हो रखी है? 2 लाख से 1,60,000 की हो गई है। तो गुडविल कभी भी घटती बेकी तो जाती नहीं है, तो गुडविल क्या हो रखी है? एमोटाइज हो रखी है। कितने की? 40,000 रुपए की। तो देखो यहां पर भी मैंने 40,000 रुपए शो कर दिया यहां पर। अब ये जो आया है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या आ गया है? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया है। देखो 3 पोजीशन में होते हैं हमारे क्वेश्चन, मैंने आपको पहले बता दिया। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, रफली बात करें तो फिर इसमें मैं जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग होगी उसको एडजस्ट करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरा निकल के आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, और वो भी कौन सा वाला आएगा? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और फिर मैं क्या करूंगा? वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करूंगा। तो इस तरीके से पोजीशन वाइज क्वेश्चन करने हैं। तो ये मैंने क्या करा? नॉन कैश एक्सपेंसेस को मैंने क्या कर दिया है? इसको राइट एडजस्ट कर दिया है। अब इसके अलावा कुछ है? द आंसर इज नो। अब कुछ भी नहीं है। अब जो मैं करूंगा ये करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की बात करूंगा मैं, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज की। चलो मैं दिखाना शुरू करता हूं। देखो बिल्स रिसीवेबल 140 से 180 के हो गए। तो देखो सबसे पहले अगर जिनको बात समझ नहीं आई तो वो वाला एक बार फिर से देख के आओ कि सीए बड़ा है सीएल घटा है, क्योंकि यहां मैं लॉजिकली बात करूंगा, रट्टे वाली बात नहीं कर सकता। 140 से 180 हो गया है। मेरी करंट एसेट्स बढ़ रही है, मेरा बीआर बढ़ गया। अरे यार मैं बीआर बढ़ा के क्या करूं? बीआर बिल्स रिसीवेबल बढ़ा के मैं क्या करूं? मेरा फंड तो ब्लॉक हो रहा है।
मुझे 40,000 की पेमेंट अभी चाहिए थी, वो मुझसे कह रहा है थोड़े दिनों बाद लियो, मेरा क्या काम? तो ये 40,000 रुपए मेरा ब्लॉकेज ऑफ फंड है, मुझे माइनस करना पड़ेगा। ये 40,000 रुपए मेरा ब्लॉकेज ऑफ फंड है, मुझे माइनस करना पड़ेगा। ये देखिए क्या इसने माइनस करा हुआ है। देखिए 40,000 माइनस, ठीक है। आगे देखिए, ये चीज हो गई हमारी। ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट ये अच्छी चीज है, लाइबिलिटी है। तो देखो 16,000 की थी, अब 40,000 की हो गई। बेटा खुशियां मनाओ, आपको उसको 24,000 की पेमेंट करनी थी कैश में, बट अगर आप उसको कैश में पेमेंट कर देते, आपको उसको 16,000 की पेमेंट करनी थी, अगर आप उसको पेमेंट कर देते तो आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती, तो मैं माइनस करता। बट आप बहुत समझदार निकले, आपने 16,000 की जो आउटस्टैंडिंग रेंट थे उसको 40 कर दिया, 24,000 रुपए और ब्लॉक कर दिए, अपने पास ब्लॉक कर लिए उसके। तो ये क्या करा आपने, अच्छा काम करा। आपकी वर्किंग कैपिटल 24,000 से बढ़ी हुई चल रही है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट 24,000 से आपने एड बैक कर दी। आगे आइए, प्रीपेड इंश्योरेंस, बेटा करेंट एसेट है, 14,000 से 12,000 की हो गई है। तो भाई आपकी करंट एसेट्स आपने कम कर दी है, तो 2,000 रुपए की जो आपने प्रीपेड एक्सपेंस, आपने प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपने यूटिलाइज करा है, वो आपका लेस होगा। भाई क्यों? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, कम हो रहा है यहाँ पर जो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है वो आपका कम हो रहा है। तो आपकी जो करंट, देखो अब सिंपल बात ये है, 14,000 रुपए की तुमने पेमेंट कर रखी थी, अब वो 12,000 की बची हुई है। अगर ये आपका प्रीपेड नहीं होता, इसको इस तरीके से समझ लो, अगर ये आपका प्रीपेड नहीं होता तो आपको जेब से पेमेंट करनी होती, तो आपको तो कोई पेमेंट करनी नहीं पड़ी। तो अगर आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ी, पैसों का ना जाना पैसों के आने के बराबर ही होता है, तो इसीलिए माय मिस्टेक, माय बैड, इसने यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस को यहाँ पर ऐड करके दिखा रखा है 2,000 रुपए से। और लॉजिकली बात करें तो करंट एसेट्स आपकी कम हुई है तो ऐड ही होगी, ठीक है। इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स है, 140 से 180 हो गई, बढ़ गई। भाई खरीदी है आपने 40,000 की, पक्की बात है खरीदी है। अब 40,000 की खरीदी है तो फंड ब्लॉक हुआ है, तो इन्वेंट्रीज आपने 40,000 की खरीदी है तो लेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये था हमारा इलिस्ट्रेशन 23। आइए इलिस्ट्रेशन 24 पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है? सरप्लस दे रखा है आपको 1,20 से 1,10 पे आ रहे हैं हम भाई। 10,000 का लॉस दिख रहा है भाई यहाँ तो सिंपल है भाई, 10,000 का यहाँ पर इन्होंने लॉस दिखा रखा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो 10,000 का लॉस है। फिर भैया इसमें सबसे पहले क्या करो, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम को एडजस्ट कर लो। अब इसमें सबसे पहले अगर मैं देखूं तो क्या ये नॉन ऑपरेटिंग है? द आंसर इज नो। क्या ये नॉन ऑपरेटिंग है? द आंसर इज नो। गुडविल है जी, है। प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी नहीं है, ट्रेड पेबल्स ये भी नहीं है, तो सिर्फ क्या है यहाँ पर? गुडविल। अब ये 76,000 से 80,000 की हो रही है, मेरी बात ध्यान से सुनना। 76,000 से 80,000 की हो रही है बेटा। अभी जो आपकी गुडविल है ना वो इंक्रीज हो रही है, ये यहाँ पर कहीं नहीं आएगी, ये यहाँ पर कहीं नहीं आएगी। आपके 4,000 रुपए से इंक्रीज हो रही है, बट ये अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कहीं नहीं आएगी, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगी। देखो जो आपकी गुडविल है, अगर वो घट रही है तो एमोटाइज होती है, तो एमोटाइज होगी तो आपकी ऑपरेटिंग में चार्ज हो जाएगी। बट अगर आपकी गुडविल बढ़ रही है, तो परचेज गुडविल सुना है या नहीं सुना तुमने? तो आपने गुडविल परचेज करी हुई है तो इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगी। ये 4,000 रुपए वहां मैं नेगेटिव करके दिखाऊंगा कि भाई मैंने फिक्स एसेट कोई भी परचेज करी हुई है, बट अभी के लिए मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं, तो गुडविल भी नहीं शो होगी यहाँ पर। यहाँ पर क्या और कुछ शो होनी चाहिए चीजें? द आंसर इज नो नो नो, ठीक है, कुछ भी शो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आ जाइए भाई अपना, कौन सी वाली? वर्किंग कैपिटल। तो ट्रेड रिसीवेबल 62,000 से 50,000 के हो रहे हैं बेटा, अच्छी बात है ना, करंट एसेट्स कम हो रही है, डेटर्स आपके कम हो रहे हैं, तो दैट मींस आपको 12,000 रुपए की कैश में पेमेंट मिली होगी, तो आपको ऐड करना चाहिए 12,000 रुपए। आओ जल्दी देखें। तो ये आपने ट्रेड रिसीवेबल 12,000 रुपए क्या कर दिए? ऐड कर दिए। चलो ये खत्म। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है बेटा, कितनी की हो गई है? 42,000 की थी, 24,000 की हो गई है। यार तुमने तो पेमेंट कर दी, 42,000 की थी, तुमने पेमेंट कर दी ना 24,000 की। तो आपने जो ये पेमेंट करी है, कितने रुपए की पेमेंट करी होगी? तो देखो 42,000 में से 24 करोगे तो 18,000 बनता है। 42 24 18 या 28 18,000, ठीक है। तो ये 18,000 की जो पेमेंट करी, अपना फंड ब्लॉक कर दिया, तो आप देख लो आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000। हाँ ये 18,000 आपने किस में दिखा रखा है? लेस में दिखा रखा है। आगे आ जाओ, प्रीपेड इंश्योरेंस बेटा 4,000 के थे, 8,000 के हो गए। अरे यूटिलाइज करना चाहिए था, यूटिलाइज करना चाहिए था ना, आपने और पे कर दिया, तो 4,000 पे आप नेगेटिव में दिखाओ भाई। आप सबसे पहले आप इसको 4,000 को कहां दिखाओ? नेगेटिव में दिखाओ। ओके, ट्रेड पेबल्स 38 के थे, अब 26,000 के रह गए हैं। पेमेंट कर रहे हो यार, तुम तो हर किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो 38 में से 26,000 यानी कि 12,000 रुपए की आपने पेमेंट रिलीज कर दी। तो ट्रेड पेबल्स ये रहे बेटा आपके कितने? 12,000 रुपए की आपने क्या कर दी? पेमेंट कर दी, अपनी करंट लायबिलिटीज आपने कम कर ली। ये सारी चीजें आपकी बन के यहाँ पर आ रही थी। इलस्ट्रेशन 25 हम कर चुके थे। सॉरी, चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। आपको दो चीजें बता रखी है इसमें अलग अलग, तो 26 इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूं। अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। 250, तो बेटा 250 इन्होंने शो कर दिया।
डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स कितना देखा है 1 लाख, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल 50,000, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व 70,000, गेन एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 30,000। बाकी नीचे की बात तो वर्किंग कैपिटल के लिए दे रखी है, बात बाद में करूंगा। मतलब सिंपल मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि 2,50,000 की आपकी क्या है नेट प्रॉफिट है, 70,000 रुपए का आपका क्या है ट्रांसफर टू रिजर्व। तो बेटा ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि और कुछ दे नहीं रखा आपको। फिर आप इसमें क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को, नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट करोगे, तो ये 320 आ रहा होगा आपका। इस 320 के बाद आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए एड बैक करोगे भाई, नॉन कैश एक्सपेंस। एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल एड बैक करोगे 50,000 रुपए का, ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया। ये जो गेन है 30,000 रुपए का, ये आपने ऐड कर रखा होगा तो माइनस करोगे। सिंपल आपका आंसर आएगा, ये देखो 250 320, 1 लाख रुपए आपने यहाँ ऐड करे, 50,000 ऐड करे, 470 आ गया। गेन को और सेल को आपने माइनस करा, 440 आ गया। फिर अब आ जाओ यहाँ पर, आपके ट्रेड रिसीवेबल 220 से 230 के हो गए हैं भाई। 10,000 रुपए के आपने क्या कर दिए और ब्लॉक कर दिए फंड, तो नेगेटिव में दिखाओ, 10,000 रुपए आपको माइनस करने चाहिए, तो ये देखिए लेस में आपने 10,000 रुपए कर रखे हैं। अगेन ट्रेड पेबल्स 1.5 से 1 लाख रुपए हो चुके हैं, 50,000 की पेमेंट भी कर दी तुम लोगों ने, तो नेगेटिव, तो पेमेंट कर दिया आपने। प्रीपेड एक्सपेंसेस 60 से 40 के हो गए, अच्छी बात है, करंट एसेट्स कम हो रही है, तो 20,000 रुपए को ऐड बैक करोगे, ये आपका सिंपल निकल के आंसर आएगा। इलस्ट्रेशन 27 आप खुद कर सकते हो, आप खुद करेंगे पूरी की पूरी। इलस्ट्रेशन 27 के बाद 28 भी आप खुद कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, हर चीज बस अलग अलग बता रखी है। जो चीज अभी इलस्ट्रेशन 26 में आपको पूरी तोड़ तोड़ के, मतलब उसमें बता रखी थी ना समराइज फॉर्म में, यहाँ एक पैराग्राफ के फॉर्म में बता रखी है, तो ये आप खुद करोगे। मेरा जो मुद्दा है सॉरी, वो खत्म होता है, शायद पूरा का पूरा खत्म होता है, क्योंकि मैं यहां तक पहुंच चुका हूं अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब मुझे ना इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, और इन्वेस्टिंग को कराकर फिर फाइनेंसिंग की तरफ बढ़ के तब हम इसके फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। तो आ जाइए आप मेरे संग किसमें, इन्वेस्टिंग में। चलिए, इन्वेस्टिंग को करने के लिए सिर्फ आपको जो दिखना चाहिए वो ये दिखना चाहिए, ये वाला पैराग्राफ। क्या दिख रहा है, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, परचेज एंड सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये दो चीज आपको दे रखी है, पर मैं इसमें आपसे बहुत सारी बातें करूंगा ही करूंगा। आ जाइए मेरे साथ, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट में मैं जो आपको बता रहा था वो सिंपल मैं बता रहा था आपको, कि बस आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, कि परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट हुआ है क्या। दूसरी चीज बेटा, जो परचेज की जो हिट होगी, जो इन्वेस्टमेंट की, फिक्स एसेट्स की जो इन्वेस्टमेंट है, इन सबको छोड़कर जो फिक्स एसेट अदर देन इन्वेस्टमेंट है, इसको जो हिट कराओगे, मैं आपको सिंपल ये बात बता दूं कि उसका डेप्रिसिएशन हिट होता है ऑपरेटिंग में, तो इनका एक लिंकेज बैठेगा। तो वो सारी चीजें अपने को डिस्कस करनी है धीरे धीरे करके। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, आपने एक बार डेफिनेशन पढ़ी ली है, आगे मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं। आप बना लीजिए अपने पॉइंट नंबर सेकंड में, फर्स्ट हो चुका है आपका, सेकंड भी हो चुका है, अब आपको बनाना चाहिए अपना पॉइंट नंबर, सेकंड नहीं थर्ड बनाइए उसका, इन्वेस्टिंग का। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सेकंड आपने बना लिया, थर्ड भी बना लिया आपने। अब आपको बड़ा पोर्शन बनाना है सेकंड, इन्वेस्टिंग को लेकर, ठीक है। आई होप अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे संग संग आप प्रैक्टिकल वाले भी कर रहे होंगे, या फिर इलेस्ट्रेशन भी करोगे तो काम बन जाएगा, समझ आना चाहिए, क्योंकि स्पीड मैंने अभी अपनी स्लो रखी हुई है। दूसरा, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं इतना ज्यादा डीप में इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ना लिंकेज बैठेगी सबकी। अभी जो आपने डिविडेंड, जो आपने इंटरेस्ट वहां पर एड बैक करे हैं ना ऑपरेटिंग में, उसको मैं माइनस भी कराऊंगा फाइनेंसिंग में, तो इसीलिए लिंकेज बैठा लो, एक्टिविटीज वाइज चलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पोर्शन है, ठीक है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो आपको ये तो याद रखना ही रखना है कि परचेज ऑब्लिक सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, इन दो चीजों को करना ही है। अगर आप सेल कर रहे हो तो इसमें दो चीजें होगी, गेन या फिर लॉस। अब आपको ये भी अभी जस्ट बता के आया था मैं, ऑपरेटिंग में आपको गेन को क्या करना होता है बेटा, गेन को आपको माइनस करना होता है और लॉस को आपको ऐड करना होता है, कहां पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो पहली लिंकेज ये बैठ गई। दूसरी लिंकेज आपकी फिक्स एसेट पे लगता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन एफ ए, फिक्स एसेट पे। अब इसको किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे ये डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जामिनर तो घुमाएगा, पक्की बात है,
एग्जामिनर आपको 2-3 चीजों में इतना घुमा देगा कि आपको पता ही नहीं चलने देगा कि क्या चीजें हैं और क्या नहीं है। और ये डेप्रिसिएशन निकालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको क्या निकालनी है लास्ट में जाकर अपनी रियलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि आप सेल भी तो करोगे। लास्ट में आप सेल भी तो करोगे ना, तो इसके लिए भी डेप्रिसिएशन चाहिए आपको। तो सिंपल है, आपको डेप्रिसिएशन का फैक्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले डेप्रिसिएशन में मैं जो आपको बातें बताता हूँ, वो ये बात बताना चाहूंगा। एक होती है रिटर्न डाउन वैल्यू, डब्ल्यूडीवी जिसे आप कहते हैं। ये समझना कैसे निकालते हो। आपको क्या करना होता है इसमें, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट से डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन टिल डेट, जो भी डेट आप कंसिडर कर रहे हो उस डेट तक माइनस करना होता है, आपकी क्या निकल जाएगी, डब्ल्यूडीवी। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपका ये था कि इससे क्या करोगे, आपको गेन और ये भी जो लॉस है ये कैसे मिलेगा आपको, आपको सेल वैल्यू में से ये डब्ल्यूडीवी माइनस करना पड़ेगा। अब सिंपल बात है ना, आपका गेन कब होगा, आपको मैं दिखा देता हूं, दोनों चीजें दिखा देता हूं। आपका गेन कब होगा, जब आपकी सेल वैल्यू से डब्ल्यूडीवी कम है। और दूसरा आपका लॉस कब होगा, बेटा आपकी सेल वैल्यू कम है, आपका डब्ल्यूडीवी ज्यादा है। डब्ल्यूडीवी काफी ज्यादा, आपकी सेल वैल्यू बहुत कम है, तो आपको लॉस ही होगा, जाहिर सी बात है। तो आपकी सेल वैल्यू कम है, डब्ल्यूडीवी ज्यादा, तो आपको लॉस होगा, सिंपल बात ये है। अब यहां पर कुछ बातें निकल के आती हैं। ये जो गेन है लॉस है, ये भी कहा जाता है ऑपरेटिंग में, डेप्रिसिएशन भी कहा जाता है ऑपरेटिंग में। तो इन दोनों की इसको लेकर ना काफी लिंकेज बैठती है। ठीक है। अब एक और बात, और बातें करते हैं। आपको क्वेश्चन क्या करेगा, मशीनरी अकाउंट भी बताएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बताएगा, बिल्डिंग अकाउंट भी बताएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ बिल्डिंग भी बताएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है और कोई भी चेंज नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसका डिफरेंस, यानी कि 1 लाख है और एक 20 हो गया, तो 20,000 रुपए आपको कहां डाल देना है, ओए में, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। बट मान लीजिए बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं, मींस मशीनरी भी खरीदी जा रही है, आपकी बहुत चीजें हो रही है, तो अब ध्यान से देखा ना कि उस अकाउंट्स को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। दो अकाउंट चाहिए बच्चों मुझे। चलिए, इन दो अकाउंट से मेरी सारी की सारी बातें पूरी हो जाएगी, तो बस ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ फिक्स असेट्स का अकाउंट, और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। इसका ओपनिंग ये रहा, टू बी डी, इसका क्लोजिंग ये रहा बाय सी डी। ठीक है, बात क्लियर होती है। यहाँ इसका ओपनिंग ये बैठा रहेगा बाय बी डी, इसका क्लोजिंग यहाँ बैठा रहेगा टू सी डी, जो कि अपने को क्वेश्चन बताएंगे बार बार। ठीक है। अब यहाँ पर ना बहुत सी बातें करूंगा मैं, तो ध्यान से सुनना इस बातों को। लेट्स से क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भाई हमने क्या करा, कोई चीज उठाकर अब बेच दी, कोई मशीनरी उठा के बेच दी, और उस मशीनरी की आपको वैल्यू बता रहा है कि कितने पे बेची। तो आप क्या करोगे, यहां डालोगे बाय बैंक, यहाँ क्या डालोगे, बाय बैंक, लिखोगे सेल। अब जितने में भी क्वेश्चन आपको बताएगा आप उसका सेल यहाँ पर दिखा दोगे कि भाई ये हमने सेल कर दी, पक्की बात है। अगर यहाँ पर इस मशीनरी पे कोई क्या हो रहा है, आपका गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको भी बुक करना पड़ेगा। अब देखो कोई लॉस होता है तो एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सेल ऑन मशीनरी। भाई आपका क्या है, ये लॉस है, डेबिट करोगे आप उसको। और अगर आपका कोई क्या है, गेन है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अब सिंपल बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि आपको यहाँ लिखना है पीएनएल अकाउंट, यहाँ भी लिख देना है टू पीएनएल अकाउंट। दोनों में से जो चीज होगी आपको डाल देनी है। गेन तो गेन, लॉस तो लॉस, आपने दोनों चीज यहाँ पर लिख ली। दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, आपसे क्वेश्चन ये कहेगा कि भाई इस पे ना डेप्रिसिएशन लग चुका था, तो अब आप दिखाओगे, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेल मशीनरी। तो ये आपको यहां से मिलेगा। अब इसकी लिंकेज दिखाऊंगा मैं आपको। यहां पर आप क्या करोगे, इसका डेप्रिसिएशन क्वेश्चन आपको अलग से बताएगा ही बताएगा। आपको क्या करना है, टू एफ ए अकाउंट में इसको डाल देना है, पूरे के पूरे बैलेंसेस को। और इस बैलेंस को आपने यहां पर कहा दिखा दिया, यहाँ, ये यहाँ चला गया। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर इसका कोई बैलेंस बचा आ रहा होगा, तो इसे आप दिखाओगे पीएनएल अकाउंट का बैलेंस, और इसको कहाँ डाल दोगे आप, ऑब्वियसली आप इसे कहाँ डाल दोगे, ओ ए में। आप इसे क्या करोगे, ऐड करोगे।
ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है तो आप इसको ऐड करोगे, ये आपको यहाँ चीज खत्म हो गई। गेन और लॉस की बात आपको वहां पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, गेन और लॉस भी ओए में जाता है। ये डेप्रिसिएशन का झंझट झंझट यहाँ खत्म हुआ। बेटा बात अभी तक ना आपको बहुत ईजी लगी होगी, बात आपको बहुत ईजी लगी होगी। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो भी आपका क्या आया, बैलेंस आया, आपने बड़े मजे से उठाकर उसको कहां डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि सही बात है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन बताएगा, आपने यहां डाल दिया, तो ये बात ठीक है, ये बात मैं गलत नहीं कह रहा, ये बात बिल्कुल सही है। बेटा ये अकाउंट खत्म हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मेरी चिंता यहां पर जो आ रही है वो आ रही है एफए अकाउंट से। क्यों? अगर एफए अकाउंट टैली नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? तो भाई सिंपल बात है ना, टैली ये भी नहीं होगा। अगर इसका बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ रहा है तो दैट मींस, और इसी साइड आता है बेसिकली, तो यहां आपको दिखाना पड़ेगा हिडन परचेज है यहां पर टू बैंक। यहां आप लिखोगे बैलेंसिंग फिगर और बगल में लिखोगे कि आपने कोई चीज परचेज करी है, तो इस चीज को भी आपको अपने आई ए में दिखाना पड़ेगा कि भाई हमने कोई चीज क्या करी है, खरीदी है। और इस चीज को भी आपको कहां दिखाना पड़ेगा, आई ए में। और ये वाली चीज कहां जाएगी बेटा, ये जाएगी ओ ए में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और ये वाली भी कहां जाएगी, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो ये सारी बातें थी, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। अब मैं ना आपको पहले ले चलता हूं आपकी एक्टिविटीज में और इसके क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, तब जाके आपको मजा आएगा। सो मेरे को 2 मिनट की चीज दे दो, मैं आपके सारे क्वेश्चन ढूंढ के रखता हूं और हम फिर जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, इलस्ट्रेशन 32 पे आ जाओ आप लोग। 32 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पहले आओ, 32 पे आओ। 32 पे, 32 पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। 32 एंड 33 ये दोनों तो हमें अभी के अभी करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, थोड़ा सा इसको पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट करना है आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। भैया ये तो हम कर चुके हैं ना, आपको इन्वेस्टिंग का कराना था। मैंने कहा इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ मैं डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं और मेरे इसके पीछे कोई इंटेंशन है नहीं, आ जाइए। मैं बाकी और कोई भी चीज नहीं छेड़ रहा। यहां पर आ जाइए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 30,000, 35,000। और कोई चीज मैं नहीं ले रहा इसमें। मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 की थी, हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 14,000 वाज सोल्ड फॉर 18,000 ड्यूरिंग द ईयर। मेरी बात अब यहां पर आपको समझ आने लगेगी, आप ध्यान से बातें बस सुनना। देखो सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूं वो ये बात करने वाला हूं कि आपके दो अकाउंट बनने चाहिए, और उन दो अकाउंट्स में, एक मिनट, उन दो अकाउंट्स में जो सबसे बड़े आपके अकाउंट्स है, मैं वो बता दूं आपको। दो अकाउंट है, एक मशीनरी और एक है आपका डेप्रिसिएशन का। तो ये दोनों अकाउंट मैं बनवाऊंगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 32 था, ठीक है, आ गए हम लोग ये लो 32 पे। अब यहां पर जो दो मेन अकाउंट है मेरे, वो है एक मशीनरी अकाउंट और दूसरा है मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन दोनों अकाउंट को मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूं। आ जाओ साइड में आ जाओ। चलेगा मेरे को इतना? मशीनरी, डेप्रिसिएशन, ठीक है। आपको क्या करना है, हर जगह ये दो अकाउंट बनाने। अब आपको ये देखना है कि मशीनरी में आपके कोई चेंज हुआ है क्या। तो देखो मशीनरी में यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं दिखा रखा, तो यहाँ मशीनरी अकाउंट इररिलेवेंट है मेरा पूरा पूरा, मैं बनाऊंगा भी नहीं। ना ही मुझे उसका ओपनिंग और ना ही इसका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, बट यहाँ से कुछ चीजें तो उठानी पड़ेगी। अब मशीनरी कॉस्टिंग 20,000, हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 14,000 वाज सोल्ड फॉर 18,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 20,000 रुपए की मशीनरी थी जिसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई थी, 14,000 रुपए। कितनी हो गई थी, 14,000 रुपए। सोल्ड कितने में करा गया बेटा इसको, 18,000 में। अब यहां पर मेरी कुछ बातें निकल के आती हैं, वो ध्यान से सुनना। इस 18,000 को तो मैं डालूंगा बेटा किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, एज अ इनफ्लो, कि भाई मेरा पैसा आया है। यहां पर जो 4,000 का मुझे क्या दिख रहा है, गेन, इस 4,000 के गेन को मैं कहां डालूंगा बेटा, ओ ए में। और ओ ए में किस नाम से डालूंगा भाई, ये मेरा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मेरी दो चीजें मेरी है, मैंने यहां क्लियर कर दिया आपको। अब यहां पर डेप्रिसिएशन का बैलेंस देखो, तो आपका जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस शुरू हुआ था वो हुआ था 30,000 से, खत्म हुआ 35,000 से। अब आपको मैंने क्या बोला था कि भाई यहां पर जितना भी डेप्रिसिएशन लगेगा सेल पार्ट पर, वो आपको यहां ट्रांसफर करना होता है। तो लगा कितना है, ये आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे? ये 20,000 से कितना वो लगा है, 6,000। तो क्योंकि 20,000 से 6,000 हो गई तो कितना लगा है, 6,000। अब 35 और 6 41, और यहां पर 30,000 करोगे तो यहाँ 11,000 का बैलेंसिंग फिगर आएगा। दैट मीन्स ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बैलेंस निकल के आ गया। इन सब चीजों के लिए क्वेश्चन करवाया गया था। आओ इसको इसमें देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 11,000। बेटा क्या गेन वेन भी नहीं दिखाओगे क्या, ये लो 4,000 रुपए। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने आपको बताई दिया 18,000 से आप दिखाओगे कि भाई सेल ऑफ हमने क्या करा है, मशीनरी कर दिया। ठीक है, आगे आ जाओ। ये आपको दोनों अकाउंट बना रखे हैं। मशीनरी अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस दे रखा था कि अच्छा, एक ही एक्टिविटी को इन्होंने दिखा रखा है कि भाई 20,000 की मशीनरी थी, अब रही नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मैंने करवाया वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इन्होंने 4000 का गेन दिखा दिया, 18,000 का सेल पार्ट दिखा दिया, 6000 का डेप्रिसिएशन दिखा दिया और ये लो, ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर। आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। 33 में ओके, इसमें है ये अच्छा क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों दे रखे हैं। क्या क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ है? जी। मशीनरी कॉस्टिंग कितने की थी? 80,000 की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? 20,000। तो बेटा इसकी डब्ल्यूडीवी मुझे अभी के अभी बता दोगे तो डब्ल्यूडीवी थी इसकी 60,000। कितने की थी? 60,000। वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 18,000। बेटा इसको कितने लॉस पे बेचा हुआ है? 18,000। दैट मीन्स ध्यान से सुनना, डब्ल्यूडीवी से कम में बेचा होगा। तो अगर डब्ल्यूडीवी 60,000 है और 18,000 लॉस पे बेचा है, तो डब्ल्यूडीवी से 18,000 रुपए आप माइनस कर दो, तो आपका जो सेल पार्ट है वो आना चाहिए 42,000 रुपीज। तो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हालांकि यहाँ पूछा नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना जाएगा? 18,000। ये 42,000। 18,000 कहाँ जाएगा? ओ ए में एज अ डेप्रिसिएशन, ओ ए में एज अ लॉस जाएगा कि भाई ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग क्या है? लॉस था। तो इसको आप क्या दिखाओगे? ऐड कर दोगे 18,000 रुपए। बेटा डेप्रिसिएशन कितना जाएगा? 20,000 रुपए। क्वेश्चन खुद कह रहा है ना कितना है? 20,000 रुपए। तो ये डेप्रिसिएशन जाएगा आपका। बट यहाँ पर क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो आपको यही दिख रहा है, मुझे तो खैर 20,000 का ही दिखा रखा है, तो इन्होंने वही कर रखा होगा। इसमें अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं है आपको। हालांकि यहाँ पर इन्होंने पूरा करके दिखा रखा है आपको, ये तो पूरी की पूरी। अच्छा नहीं, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए बेटा, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, इस क्वेश्चन को पूरा करो, क्योंकि इसमें मेरी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए, 2 लाख और 280 क्या इन्होंने नोट करा? जी। 2 लाख और 280 इन्होंने नोट कर लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कितने की मशीनरी बेची है आपने? मशीनरी बेची है 42,000 रुपीज की। आ जाइए जरा। 42। बेटा किस पे बेची है? लॉस में बेची है। कितने लॉस पे? 18,000। बेटा उस पे डेप्रिसिएशन कितना लग गया था? 20,000 रुपए। ये सारी चीज आपने बुक कर दी। अब अगर आप देखेंगे तो मैं आपसे कह रहा था लास्ट में ये टैली नहीं होता रहता। अगर ये टैली नहीं हो रहा है तो सबसे पहली बात तो ये जो 20,000 रुपए ये कहां से आए होंगे? यहां से। ठीक है। अब यहाँ पर 80 था, यहाँ 1 था, तो यहाँ कितने का बैलेंस आ गया? 40,000 का। तो बेटा ये टैली नहीं कर रहा है, तो 40,000 तो आपका कहाँ जाएगा? अगेन 40,000 आपका जाएगा ओ ए में डेप्रिसिएशन में ऐड होने के लिए। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले डिस्कस कर ली। अब ये टोटल आ रही है आपकी 350 और इधर थी आपकी कितनी? 2 लाख। 360 आ रही है और इधर कितनी है? 2 लाख। तो 1,60,000 की आपकी हिडन परचेज है, ये भी कहाँ जाएगा? आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज अ आउटफ्लो। ये भी जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज अ इनफ्लो। ये आपका पूरा का पूरा मुद्दा होता है खत्म। ठीक है। इसके बाद आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले सेशन में इन सबको खत्म कर चुके हैं। अभी मैं आऊंगा आपके संग अगले क्वेश्चन पे, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इसको खत्म भी करना है हमें। आ जाइए जरा यहाँ पर एक बार इसमें नजर मार लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या होता है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ, आपका क्या दे रखा है इसमें? इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांसेस क्या कर रखे हैं आपने? रीपेमेंट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कर रहे हो। रिसीव्ड ऑफ इनकम एंड फ्रॉम एडवांस, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, भाई आपकी कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, इनकम रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो सारी यहाँ पर आएगी। रेंट रिसीव्ड कर रहे हो आप, डिविडेंड रिसीव्ड कर रहे हो, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, सिंपल बात है, मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था। इंटरेस्ट पे कर रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो, ये सारी आपकी कहाँ जाएगी? फाइनेंसिंग में। बट आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो ये आपकी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है और डिविडेंड रिसीव हो रहा है और आप फाइनेंशियल कंपनी हो, तो ये आपका क्या बनेगा? ऑपरेटिंग का पार्ट बनेगा। तो सिंपल है, अपने को तो नॉन फाइनेंशियल का करना है, तो ये सारी चीजें तो आपकी क्या बनेगी? ऑब्वियसली क्या बात है, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगी। अब ये एक चीज देख लीजिए, रेंट में कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। बेटा मैंने बताया था ना, रेंट को नॉन ऑपरेटिंग में से मैंने माइनस करवाया था। ये यहाँ इसीलिए दिखाऊंगा क्योंकि मैंने कोई लैंड ले रखी थी कि भाई इससे मेरी रेंटल इनकम आते रहे, तो यहाँ दिखाऊंगा मैं। ये सेल वाली बात मैं नहीं कर रहा, ये क्लियर करा दूंगा मैं। बात आती है लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रीपेमेंट रिसीव्ड। बेटा आपकी देखो, आपने ना किसी को एडवांस दे रखा था एसेट साइड में, आपने किसी को एडवांस दे रखा था, तो एडवांस दे रखा था तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते होगे। अब उसकी पेमेंट आ गई आपकी, तो एक तरीके से सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आपका एडवांस को आपने सेल करा है। रिसीव्ड ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, भाई उससे कोई आपकी इन्वेस्टमेंट से कोई प्रोसीड आई है या फिर उसको आपने बेचा है, तो वो सारी एक्सपेंसेस आप, वो सारी आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ पर आएगी। कैश यूज क्या आता है? पेमेंट कर रही हुई है आपने, पेमेंट कर रखी है आपने किसकी? टेंजिबल एसेट्स की, इन्वेस्टमेंट की, या फिर आप लोन एंड एडवांसेस किसी को दे रहे हो, तो आपका ये निकलेगा। आप आगे आ जाइए। ओके, आपको यही चीज बता रखी होगी जो मैं ऑलरेडी आपको समझा के आया हूँ, रिटर्न डाउन वैल्यू की आपको ये कंसीडर नहीं करनी है अभी के लिए। आपको मैं इलस्ट्रेशन पर 36 जरूर पढ़ाना चाहूंगा। इलस्ट्रेशन 36 इतनी मूव कर रही है आज स्लाइड। 36 पे आइए, 36 पे पहुंचिए, मेरे से पहले पहुंचिए, आप लोग पढ़ना शुरू करिए 36 को, इलस्ट्रेशन 36। ओके,
36 इलस्ट्रेशन 36 पे आ रहा हूँ मैं, जूम इन नहीं करूंगा मैं इस बार। इलस्ट्रेशन 36 ठीक है, थोड़ा सा कर देते हैं। ओके, क्या लिखा हुआ है, पढ़ना शुरू करते हैं। ग्लोबल लिमिटेड हैज मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020 8,60,000 रुपए की, एंड ऑन 31 मार्च 2021 को 9,50,000 रुपए की। तो मशीनरी अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि चेंज आया हुआ है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना था, 40,000। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एन आइटम ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 25,000 व्हिच हैड अ रिटन डाउन वैल्यू 20,000। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने भी पूरा का पूरा आपका एक अकाउंट बना के दिखा रखा होगा, आपका पूरा का पूरा मशीनरी अकाउंट। 8,60,000 रुपए, 9,50,000 रुपए पूरा का पूरा शो कर दिया। भाई मशीनरी बेची कितने की है, 25,000 रुपए की। ओवरऑल डेप्रिसिएशन भी इन्होंने खुद बता दिया कितने का लग गया था, 40,000 का। अब आपको और कोई चीज बता नहीं रखी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक लाइन में अंडरलाइन कराना चाहता हूँ यहाँ पर। भाई मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 25,000 एंड हैड अ रिटर्न ऑन वैल्यू 20,000 रुपए की। बेटा यानी कि आपकी जो सेल वैल्यू है वो रिटर्न डाउन वैल्यू से ज्यादा है। और ये मैंने अभी आपको पीछे ही लिखाया था कि अगर सेल वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू से ज्यादा है तो आपका क्या आ रहा है बेटा, आपका गेन आ रहा है कितने रुपए का, ₹5,000 का। तो आपने यहाँ पर एज अ गेन साइड इसको बुक भी करके रखा हुआ है, देखो 5,000 रुपए का। बट तब भी आपका अकाउंट टैली नहीं हो रहा, तो ये आपकी हिडन परचेज आ गई कितने रुपए की, 1,50,000 रुपए की। ठीक है, आगे और आइए। अब आपको वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला बता रखा होगा, आपको घबराना नहीं है। 4,20,000 रुपए आपको दे रखा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता रखा है 1 से 1,10,000 हो गया। पेटेंट्स बता रखे हैं 280 से कितने हो गए, 160। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 24,000 वाज सोल्ड फॉर 20,000। ध्यान से सुनना, अब इसका अकाउंट देखो पहले। अगर मैं यहीं अगर इसको करना शुरू कर दूं तो यहाँ भी हो जाएगी। 40,000 रुपए की आपकी मशीनरी थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लग गया उस पे, 24,000। तो 40,000 में से जैसे ही 24,000 माइनस करोगे तो 16,000 रुपए आता है निकल के। और आपने इसको बेचा कितने में, 20,000 रुपए के। तो 4,000 का तो गेन दिखा रखा होगा इन्होंने। कितने का गेन दिखा रखा होगा, 4,000 का, जो कि कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा। ये बात तो क्लियर है मेरा। अब मैं इसमें दोनों अकाउंट साथ साथ बनाता हूँ। तो सबसे पहले मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने बनाया। आपकी ये वाली मशीनरी देखो लो, 40,000 की मशीनरी गई है आपकी, 16,000 वैल्यू थी, कितने का गेन होना चाहिए, 4,000 का। 4,000 का गेन दिखा रखा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेटा कितना था, बताओ जल्दी से। 40,000 पे 24,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। तो 24,000 रुपए देखो यहाँ से क्या यहाँ पर ट्रांसफर करे हुए हैं। तो आंसर इज यस, करे हुए हैं। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो पता ही था आपको, 1,00,000 और 1,10,000। ये अपनी बैलेंसिंग फिगर आ गई, जो भी कहा जाएगी ऑपरेटिंग में जाएगी। ये अकाउंट खत्म कर दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। बेटा बहुत सरल चीजें हैं, बच्चे पता नहीं इसका फोबिया बना के बैठा है। अकाउंट खत्म, ओए में चला गया। अब दूसरे अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं अभी भी। इसका ये सब गिवन था, आपको बैलेंस शीट देखो, जो जो चीजें मैंने हाईलाइट करी है सारी चीजें गिवन थी। अब ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर करोगे तो 464 आ रहा है, और इसमें से 4,04,000 माइनस करोगे तो 60,000 रुपए की आपकी परचेज है। तो ये कहां जाएगा, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एज अ आउटफ्लो जाएगा। ये कहा जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज अ इनफ्लो। तो 60 में से 20,000 माइनस करके 40,000 आपको दिखाने पड़ेंगे। आ जाओ जरा देख लेते हैं क्या दिखा रखा है इन्होंने। तो बेटा 60,000 रुपए ये रहे आपके, पेमेंट थी, आपने खरीदी है। 20,000 रुपए आपकी इनकम थी मशीनरी की। अभी पेटेंट्स देख लेते हैं। तो पेटेंट्स देखो, पेटेंट्स कह रहा है क्वेश्चन में, कहां गए भाई पेटेंट्स, पेटेंट्स 280 से 160 हो गए। चलो इसका अकाउंट में बनाओ यार। यहाँ पर 2,80,000 शो करो, ठीक है। और यहाँ 1,60,000 जल्दी से शो कर दो, ठीक है। 1,60,000 हो गए। क्वेश्चन कह रहा है पेटेंट्स राइट ऑफ करे आपने 40,000 एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो प्रॉफिट कितने का आ जाएगा यहाँ पर, 20,000 रुपए का। और राइट ऑफ जो पेटेंट्स करे आपने कितने के राइट ऑफ कर दिए बेटा, 40,000 के। तो यहाँ भी 40,000 कर दो। तो सिंपल है ना, 2,00,000 रुपए तो यही हो गए आपके। और 2,00,000 3,00,000 में से माइनस करोगे तो 1,00,000 का आपने और सेल करा होगा भाई यहाँ पर कहीं। आप सिंपल देखो ना, 3,00,000 तो यही हो गया। अब 3,00,000 में से जब ये 2,00,000 माइनस करोगे तो 1,00,000 यहीं आ रही है बैलेंस शीट फिगर, तो सेल की आएगी। ये देखो सेल में इन्होंने ऐसा ऑपरेटिंग, ऐसा इन्वेस्टिंग, इसको पॉजिटिव बैलेंस दिखा रखा है। और आ जाइए आगे वाले क्वेश्चन में। ये देखो अकाउंट भी बना रखा है इसका। मिसिंग फिगर्स देखो, अब कुछ ना चीजें मिसिंग करा के देंगे आपको क्वेश्चन में। आ जाइए इसको भी करते हैं। इलस्ट्रेशन 38, 2-4 इसके इलस्ट्रेशन करेंगे तो फाइनेंस में, फाइनेंशियल एक्टिविटी में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हम इसके फुल फ्लेज क्वेश्चन करके दिखा दूंगा मैं आपको। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ जुपिटर लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स दे रखी है आपको, अलग अलग बातें बता रखी होगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 35,000, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 25,000। तो ये 35 और 25 तो सबसे पहले यहाँ डाल दिए होंगे इन्होंने। 35 और 25 भाई इनसे इनकम मिली हुई है। अब इसका सेल पार्ट देख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स वाज 1,00,000 फॉर द ईयर। तो बेटा अब यहाँ पर अगर आप देखो तो डेप्रिसिएशन 11,90,000 का, सॉरी 8,75,000 का आपका क्या था, ओपनिंग बैलेंस था। और यहाँ पर 11,90,000 का इसका क्लोजिंग बैलेंस था, जिसमें ये कह रहा है 1,00,000 डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं, तब भी इसका अकाउंट मैच नहीं होगा। तो इसको हम अगर ऐड करेंगे तो 11,90,000 ऐड करोगे 1,00,000,
तो ये बन रहा है आपका 12,90,000, और 12,90,000 में से 8,75,000 जैसे ही माइनस करोगे तो 4,15,000 की बैलेंसिंग फिगर आपकी इस तरफ आएगी, जिससे आप ऑब्वियसली क्या दिखाना चाहोगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स के नाम से 4,15,000 रुपए। सेम आपको मशीनरी के संग करना है, 2.5 लाख की थी 5 लाख की हो गई है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज सोल्ड एट अ 10% प्रॉफिट। भाई आपने हाफ इन्वेस्टमेंट बेच भी दी तो ऑब्वियसली खरीदी ही होगी ना। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपको यहीं से दिखा देता हूँ। देखो इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 250 की थी, क्लोजिंग में कितनी बनी चलेगी, 5 लाख की। अब कह रहा है इसकी हाफ इन्वेस्टमेंट आपने 10% प्रॉफिट में बेची, तो 2,50,000 का हाफ करोगे तो कितना होता है, 2,50,000 का हाफ कर लो भाई, तो ये तो कैलसी भी नहीं चल रहा, 1,25,000। अब 1,25,000 का 10% निकालना जरा कितना होता है, तो वो बनेगा आपका 12,500, और अगर आप उसे 1,25,000 में ऐड करोगे तो वो बनेगा आपका 1,37,500, जो कि उन्होंने दिखा दिया सेल पार्ट। अगेन आंसर टैली नहीं करेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये बैलेंस की फिगर डालनी पड़ेगी जो कि परचेज की होगी। और ये 12,500 कैसे आया, तो मैं आपको सिंपल बता दूं, 1,25,000 का 10% कर लेना, जीरो थोड़े कम कर लेना, और आपका ये आंसर निकल के आएगा 12,500। ठीक है, सारी चीज आपको पता ही है। अब ये गेन कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा, ये वाली कहाँ जाएगी, आईए में नेगेटिव में जाएगी, ये कहाँ जाएगी, आईए में पॉजिटिव की तरह जाएगी, खत्म कहानी। ये सारी चीजें हो गई आपकी। ठीक है, ओके, इलस्ट्रेशन 39 ये भी अच्छी लग रही है, ऐसे करते करते हमारी इलस्ट्रेशन पूरी हो जाएगी। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट है, गुडविल है, मशीनरी है, पेटेंट्स है। बेटा आप एक बात देखो कि किसी चीज की क्या इन्वेस्टमेंट दे रखी है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट 16,000, डिविडेंड रिसीव करा हुआ है, अ प्लॉट ऑफ लैंड। तो पहले ये दोनों चीज को ऐड करके दिखा दो, 36,000 रुपए कि आपको मिल गई है भाई इनकम, तो 36,000 रुपए आपने क्या दिखा रखी है, इनकम दिखा दी होगी। उसके बाद आगे बात करते हैं, अ प्लॉट ऑफ लैंड was purchased out of surplus fund for the investment purpose and was let out of the commercial use, rent received 80,000, तो रेंट रिसीव भी डालो भाई 80,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है भाई। अब यहां पर देखते हैं ये सारे एडजस्टमेंट आप कर चुके हो, यहां पर क्या झोल है, तो देखो 1,80,000 की आपने परचेस करी है, 1 लाख की सेल करी है, तो दिखाओ ना इसको नेगेटिव में दिखाओ, इसको पॉजिटिव में दिखाओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब गुडविल आपने परचेस करी है 2 लाख की, तो परचेस कर रहे हो तो अच्छी बात है, नेगेटिव में दिखाओ पर। ठीक है, मशीनरी आपने कितने की परचेस करी है, 440 150, 440 की परचेस करी तो इसे नेगेटिव, इसे पॉजिटिव। ठीक है, पेटेंट्स आपने क्या करे सेल्स, तो इसे क्या दिखाओगे पॉजिटिव में, तो ये तो कोई था ही नहीं क्वेश्चन, पता नहीं मैंने लिया भी क्यों। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 40 आप खुद करोगे, छोटे मोटे मैं नहीं करा रहा हूं, मैं अब थोड़े से मेजर क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कुछ इलिस्ट्रेशन 42 देखो, उसमें बस एक ट्रांजेक्शन करते हैं, मजा आ जाएगा उसमें अपने को। देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 35,000 वाज सोल्ड फॉर 12,000। बेटा तो उसकी डब्ल्यूडीवी निकालो सबसे पहले, तो डब्ल्यूडीवी मेरे हिसाब से तो आ रही है 15,000 रुपए, 50 में से 35 माइनस करोगे तो कितना, 15,000 रुपए। आपने बेकी कितने की है, 12,000 की, तो 3,000 रुपए का तो मुझे सीधा दिख रहा है यहाँ पर लॉस, तो लॉस कितने का हो गया, 3,000 का। अब यहीं इस लॉस में अगर गलती हो गई तो मेरा ऑपरेटिंग भी गलत आ जाएगा, तो 3,000 रुपए तो मैं लॉस दिखाऊंगा, अच्छी बात है। और इसमें कुछ बोल रखा है क्या, हम्म, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ये सब अलग चीजें हैं। ट्रांसफर टू जर्नलिज्म ये तो मैं बाद में देखूंगा, ये तो लास्ट का वो है मेरा शुरुआत का। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही पूछा हुआ है क्या इसमें से, अच्छा इन्वेस्टिंग का अलग से भी नहीं पूछा हुआ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लेना आप लोग, इस क्वेश्चन में आपको हर चीज वो बता रखी है अलग अलग करके, ताकि आपको कंफ्यूज कर सके क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप ये पूरी चीज देखो, आपको क्वेश्चन किसी और फॉर्म में दे रखा है, आपको पूछा क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो ये लॉस वो सब सारी चीजें जाएंगी ना। अब लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000 रुपए, तो ये तो जाएगा ही जाएगा आपका। क्वेश्चन एक संग ही है ना 42 जी, नहीं 41 का, 42 के फर्स्ट पार्ट है, आपका फर्स्ट पार्ट अलग है, सेकंड पार्ट अलग है शायद। अच्छा ठीक है, फर्स्ट आपका इन्वेस्टिंग का है और दूसरा फाइन उसका है, क्या कहते हैं ऑपरेटिंग का है। तो इन्वेस्टिंग वाले में तो 3,000 रुपए कहीं जाएंगे नहीं, बट अगर आप ऑपरेटिंग वाले देखोगे तो ऑपरेटिंग वाले में इन्वेस्टिंग का क्या क्या जाता है, इन्वेस्टिंग का आपका डेप्रिसिएशन जाता है उठ के, और क्या जाता है, गेन या फिर लॉस होता है वो जाता है। खुद करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इतना कोई टफ हार्ड एंड फास्ट है नहीं ये क्वेश्चन। अब देखो इन सब चीजों को ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 1,75,000 की वजह सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 30%, तो 1,75 में से माइनस करना पड़ेगा 30% आपको, और क्या है, और वो लॉस आपका यहाँ भी जाएगा, और वहां पर तो होगा ही, एडजस्ट होगा इन्वेस्टिंग में। चलिए, फाइनेंसिंग की तरफ बढ़ने का टाइम आ चुका है, मेरे हिसाब से सच में अब आ चुका है, और अब हम करेंगे फाइनेंसिंग की बहुत तगड़ी तगड़ी बातें, और उसको खत्म कर देंगे सबको। चलिए, पॉइंट दूसरे में तो मैंने सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन ही बताया, अब मैं पॉइंट थर्ड पे आ रहा हूं अपने।
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉइंट नंबर 3 है मेरा, अभी मैं इसका आ रहा हूं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था डाइल्यूशन। अगर कंपनी डाइल्यूट कर रहे हो इक्विटी इक्विटी देकर प्रेफरेंस शेयर देकर तो वो इसमें आता है। दूसरा, आपके डाइल्यूशंस की जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस यानी कि भाई आप प्रीमियम पे कर रहे हो रिडम्पशन पे, वो इसमें आएगा। आप क्या कहते हैं इश्यू करते समय जो आपके इनकॉर्पोरेशन जो आपके एक्सपेंसेस हैं ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो सब इसमें आएगा। आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म बोरिंग ले रहे हो, वो सब इसमें आएगा। मींस अगर आपकी शेयर कैपिटल बढ़ रही है या फिर घट रही है, अब शेयर कैपिटल बढ़ेगी कब, जब आप इश्यू करोगे, घटेगी कब, जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करोगे, तो वो इसमें आएगा। अगर आपके डिवेंचर्स यानी कि नॉन नॉन करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ रही है, वो इसमें आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स घट रही है, वो इसमें आएगा। घटेगी कैसे, आप रीपेमेंट कर रहे हो, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आप डिविडेंड पे कर रहे हो, वो सब किस में आएगा, इसी में आएगा। आप क्या कर रहे हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स राइट ऑफ कर रहे हो, वो इसमें आएगा। आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट डिस्काउंट, ये सब मैं बात कर चुका हूं, लॉस में ही आ जाती है सारी चीजें। आप प्रीमियम पे कर रहे हो रिडम्पशन में, वो किस में आएगा, इसमें आएगा। बेटा एसपीआर आपका बढ़ रहा है, एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ रहा है, वो इसमें आएगा, क्योंकि मैंने उसको आपको ना नॉर्मल प्रॉफिट में लेने के लिए मना किया था। अगर आपका एसपीआर घट रहा है, वो भी इसमें आएगा, क्योंकि एसपीआर बढ़ेगा कब, जब इश्यू पड़ेगा तो एसपीआर बढ़ेगा, क्योंकि उसी में तो पैसा आता है। और जब एसपीआर घट रहा है तो क्यों, क्योंकि आप रिडम्पशन कर रहे होगे, तो वो सारी चीजें आप इसी में आएगी। इसमें ना कराने के लिए बहुत कुछ है, पर समझाने के लिए बहुत कुछ है। मतलब कराने के लिए बहुत कम है और समझाने के लिए बहुत कुछ है। तो सबसे पहले, अगर अगर आप इश्यू ऑफ इक्विटी कर रहे हो या फिर प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हो, तो भाई आपके पास पैसा आ रहा है। आप रिडम्पशन किसकी कर सकते हो मेरे बच्चों, आप रिडम्पशन कर सकते हो किसकी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो इसमें आएगा एज अ नेगेटिव आइटम। आप रिडम्पशन पे प्रीमियम पे कर रहे हो, तो वो भी इसमें ऐड होके आएगा। आप क्या कर रहे हो, डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, तो वो इसमें आएगा। आप अगर डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो, तो वो इसमें आएगा एज अ नेगेटिव आइटम। बेटा इंटरेस्ट रिसीव पेड इसमें आएगा। बेटा डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड पेड, वो इसमें आएगा। बेटा इंटीरियम डिविडेंड, वो भी इसी में आएगा। अब यहां पर मैं इंटीरियम की तो बात नहीं करूंगा, मैं इंटरेस्ट पेड की नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा डिविडेंड पेड की। तो डिविडेंड पेड में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि आप सिर्फ कुछ नहीं करते, जो लास्ट ईयर का होता है वो इस साल आप पेड मान लेते हो और उसी से काम चलाते हो। किसका, प्रीवियस ईयर का आप वहां पर क्या करते हो, एड बैक करते हो नेट प्रॉफिट में, और यहाँ पर आप क्या करते हो, उसको माइनस करते हो। अगेन प्रपोज डिविडेंड में 2020 और 21 का दे रखा है, तो 2020 को आप वहां पर क्या करते हो, एड बैक कर देते हो, यहां पर आपको माइनस करना होता है। इंटरेस्ट पेड, इंटीरियम डिविडेंड, वो वहां पर सब एड बैक होते हैं, यहाँ पर सब क्या होंगे, माइनस होंगे आपके। ओके, अब मैं क्या चाहूंगा ना बेटा, इसमें कुछ भी बताने लायक इतना नहीं बचा हुआ है, इसके 2-3 क्वेश्चंस कर लो, फिर हमारा ये कैश फ्लो पूरी तरीके से एकदम इन डेप्थ एकदम मजे से खत्म है, और बहुत मजे के संग खत्म करेंगे हम इसको आगे भी। तो अब इसमें आ चुके हैं, तो आ जाओ। कहाँ तक हो चुके थे अपने, इलस्ट्रेशन फाइनेंसिंग से पहले तक मैं बहुत चीज करवा चुका था आपको। एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम ले लो या एसपीआर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीमियम को अलग से भी दिखा सकते हो। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। लोन रिसीव्ड शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म जो भी है वो किस में आएंगे, इसी में आएंगे, ठीक है। ये दो तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। तीसरा क्या है, कैश यूज कहां से हो सकता है, तो पेमेंट कर रहे हो आप प्रेफरेंस शेयर्स की, पेमेंट कर रहे हो आप डिवेंचर्स की, आप बाय बैक कर रहे हो अपने शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हो, इंटीरियम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ये सारे आपके क्या होंगे, माइनस होंगे, यूज कर रहे हो। लास्ट में क्या आ जाता है, आपका जो भी बैलेंस है वो आ जाता है, यूज और वो जो भी है वो आपका बाद में होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे ना कुछ बातें नोटिस करवाना चाहूंगा इलस्ट्रेशन 44 से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, 10% डिवेंचर, एसपीआर, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो ध्यान से देखना। 4 लाख से 5 लाख के हो गए आपके, क्या हो गई, इक्विटी। तो इक्विटी बढ़ गई है 1 लाख से, तो 1 लाख से अगर आपकी इक्विटी बढ़ी है तो अच्छी बात है, आपको कहां दिखाना चाहिए, ये इश्यू ऑफ शेयर्स में 1 लाख की दिखाओगे चलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 लाख की दिखाओगे चलेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ना आप एसपीआर को अलग से भी शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 1 लाख इक्विटी दिखाया, आप एसपीआर को दिखा दो 1 लाख से,
तो 10,000 से तो भाई बैलेंस तो टैली हो ही जाएगा और दिखाने का तरीका भी सही है, प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं है। 2 चीजें हो गई। 10% डिवेंचर, बेटा डिवेंचर में आपके कम हुए हैं, 1.5 लाख से 1 लाख के हो गए, तो 50,000 की आपने क्या करी है रिडम्पशन, तो नेगेटिव बैलेंस है, तो 50,000 की आपने क्या करी है रिडम्पशन, तो रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर्स, ये 50,000 से आपने यहाँ रिडीम कर दिए। आपने क्या करा है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स कितना है 10,000 रुपए, इंटरेस्ट पे कितना करा है डिवेंचर्स पे 10,000 रुपए, 10% अगर इसका निकालोगे तो 10% ही निकलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कोई बात कह नहीं रखी, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स आपने कितना करके छोड़ दिया, 10,000 करके छोड़ दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अदरवाइज तो आप 1.5 लाख भी शो कर सकते थे और नीचे एक एजम्पशन डाल सकते थे, वी आर एज्यूमिंग डिवेंचर्स आर रिडीम एट द एंड ऑफ द ईयर। खत्म कहानी, तो पूरे साल का आपका इंटरेस्ट खड़ा हो जाता। तो ये आपकी 2-3 बातें हो गई। फिर आ रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बेटा पहले 1.5 लाख का था, 2 लाख का हो गया, तो 50,000 का आपने और क्रेडिट अवेल करा है, तो 50,000 का पॉजिटिव बैलेंस होगा, ये रहा आपका। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आपको कितना दे रखा है, 5,000 रुपए आपकी बढ़ोतरी हुई है, मतलब 10,000 से कितना हो गया 15,000 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इस साल का आपको मैं बता देता हूँ, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 15,000 था, तो पूरा 15,000 ही आपको चार्ज करना चाहिए था। ये लो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 15,000। ठीक है, क्योंकि देखो 10 से 15, अब ये हम हुआ क्या है, 10 से 15 का नहीं लूंगा मैं, 10,000 मेरा पिछले साल का था, इस साल का कितना है 15,000, तो मैंने 15,000 रुपए ले लिया, और ये इसी ऊपर वाले का होगा 2 लाख का, तो सिंपल ठीक है। और रेट भी बता दो, तो देखो इसका पहले 10,000 था, तो 50,000 और बढ़ गया, तो अब जो भी रेट रहा हो 15,000 डायरेक्ट दे रखा, तो मैंने डायरेक्टली ले लिया। अगेन 45 एसपीआर का मैंने आपको बता दिया, यूज ध्यान में रखना। इक्विटी शेयर कैपिटल 10% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, अलग अलग दे रखा है, अभी मैं कुछ नहीं देख रहा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 10,000, डिविडेंड पेड 50,000 ड्यूरिंग द ईयर 2021। रेयान लिमिटेड इशू बोनस शेयर्स इन द रेशियो 2:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। मैं बात बताऊंगा, कैपिटलाइज करा आपने रिजर्व को, मींस आपने फ्री रिजर्व जो थे ना उनके तहत इशू करा होगा, वो छोड़ो। 10 लाख के थे, कितने के हो गए आपके 15 लाख के, कितने के हो गए 10 लाख से 15 लाख के हो गए, 5 लाख के बढ़े हैं आप लोग ये कहेंगे। मैंने कहा एक इसमें एक एरर आएगी अगर आप 5 लाख डाल दोगे, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आगे बढ़ो। 10% डिवेंचर से आपके कितने के हो गए हैं 1 लाख से, बिल्कुल रिडम्पशन कर दिया आपने, 1 लाख की क्या करिए रिडम्पशन, तो ये रिडम्पशन कितने की कर दिया आपने बेटा, पूरे की पूरे 1 लाख की आपने रिडम्पशन कर दी। आगे बढ़ो। 8% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर्स बेटा कितने में इशू करें आपने 2 लाख में, तो आ जाइए, आपने ये रिडम्पशन कर दी, तो रिडम्पशन नीचे करिए और ये आपने इशू करा हुआ है। आगे आ जाइए, इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड कितना कितना हुआ है बेटा, 50,000 और 10,000 आपने पे करे, आपने ये दोनों चीजें डाल दी और 40,000 का आपका बैलेंस आ गया। अब ये 5 लाख वाली बैलेंसेस को मैं बिल्कुल डाल देता अगर ये एंट्री पूरी की पूरी मेरी यहां से गायब होती, क्योंकि क्वेश्चन अब ध्यान से समझो क्या कह रहा है, आपने क्या करा है बोनस शेयर्स। बेटा पहले बोनस शेयर्स की मैं बात कर लूं, राइट शेयर्स की मैं बात कर लूं। देखो बोनस शेयर्स वो होते हैं कि हम अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को खुश नहीं रख पा रहे, हम उसे डिविडेंड पे नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन्हें क्या कर देते हैं, हम बोनस शेयर्स दे देते हैं, तो खुश हो जाते हैं। बेटा हम ऑब्वियसली हम इन्हें प्रॉफिट से ही देते हैं, फ्री रिजर्व से ही देते हैं, बट यहां पर हम किससे दे रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं हम रिजर्व को, तो हम उन्हें डिविडेंड ना देकर उनको बोनस शेयर दे रहे हैं। जैसे जिनके 2 शेयर है उनको हम 1 शेयर फ्री में दे रहे हैं, तो जैसे यहां पर दे रखा है 2:1, तो जैसे कि 10 लाख रुपए के जिसके शेयर थे, मतलब जिनके 10 लाख रुपए के शेयर थे उनको 5 लाख का और फ्री में मिलेगा, जिनके 2 लाख के थे उनको 1 लाख का फ्री में मिलेगा, जिनके 50,000 के थे उनको 25,000 के शेयर्स और फ्री में मिलेंगे, जिनके 10,000 के थे उनको 5,000 के, जिनके 2,000 के शेयर्स थे उनको 1,000 रुपए के और फ्री में मैं दे रहा हूं। तो 10 लाख वालों को कितने फ्री में दे रहा हूं 5 लाख, तो 10 और 5 कितने हो जाएंगे टोटल मिला के 15 लाख। तो यहां पर कोई भी कैश में इशू नहीं हुआ है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो मैं कैश इशू मानकर इसको काम कर लेता, क्योंकि यहां पर मेरी एंट्री भी पता है किसके थ्रू ही होगी, रिजर्व के थ्रू। तो रिजर्व जो भी मैंने यूटिलाइज करे होंगे तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करा होगा मैंने, यहाँ पर कोई कैश वैश नहीं आया होगा मेरे पास। समझ रहे हो मेरी बात को, तो सिंपल है, यहाँ पर कोई कैश अकाउंट डेबिट ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। देखो बोनस शेयर्स आर शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज आर नॉट शोन बिकॉज इट इज नॉट इन कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, आ जाइए अब इस वाले पे 46 पे आ जाइए। 46 अच्छा क्वेश्चन है। इंटीरियम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ करंट ईयर वाज पेड 15%। तो बेटा इस 9 लाख पे 15% पे करना है, जिसका कोई डाउट नहीं है हमारे पास, ठीक है। बट जैसे इसने क्वेश्चन ये बोल दिया डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वाज पेड, ये नहीं भी बोलता तो बेइज्जती कर रहा है ये बता के क्या दिखाना चाहता है मुझे, तो मैं इसको सिंपल बता दूं। 9 लाख पे आपका 15% कितना होगा, 9 लाख पे 15% हो रहा है आपका 1.35। तो आ जाओ मैं दिखाना शुरू करता हूँ। 1.35 की तो ट्रांजेक्शन ही नहीं है, मालिक कितने पे है 9 लाख का 15,000 रुपए। अच्छा नीचे ना एक और चीज दे रखी हुई, preference shares were redeemed, dividend of preference shares, cash flow statement। ओके, यहाँ पर जो हम जो 9 लाख में कर रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको ना ये वाली एडजस्टमेंट पढ़नी चाहिए, ये वाली पढ़ लो।
न्यू शेयर्स एंड डिवेंचर वर इशूड एट द लास्ट ऑफ द करंट ईयर। तो बेटा ये जो अभी एक दिन पहले आपने लिया है और अभी मैं लास्ट में आपको इंटीरियम डिविडेंड पे कर रहा हूँ, आप हिस्सेदार भी बन जाओगे, तो आंसर इज नो, ऐसा कोई नहीं बन सकता। तो बेटा 7 लाख पे लगाएंगे हम लोग यहाँ पर 15%, तो कितना होता, 1,05,000 रुपए। भैया अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो बेटा पूरे 9 लाख पे, साथ ही साथ में एक एक्सेप्शन भी लिख देता नीचे, एक एजम्पशन भी लिख देता कि 2 लाख के शेयर्स मैं मान रहा हूँ कि एट द बिगिनिंग इशू हुए, इसीलिए मैं उनको भी आपको क्या दे रहा हूँ, डिविडेंड दे रहा हूँ। तो इस वाली लाइन के हिसाब से कितने पे, 7 लाख पे देने हैं मुझे, कितना, 15%। दूसरा 12% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितने हैं, 5 लाख के थे, अब 3 लाख के हो गए। अब इनकी रिडम्पशन देख लेता हूँ। तो देखो प्रेफरेंस शेयर्स में रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 2021। बेटा लास्ट डेट में आपने क्या करें, रिडीम करें। तो इनको तो कितने पे, पूरे 5 लाख पर कितना देना पड़ेगा, 12% यानी कि 60,000 रुपए। आओ जरा देख लेते हैं इनको 60,000 रुपए मिल रहे नहीं मिल रहे। ये देखो 60,000 मिल गए और इनको 1,05,000 मिल गए। दो चीजें क्लियर हो गई हमारी। ओके, अब आ जाते हैं एसपीआर पे, क्या कोई बढ़ोतरी हुई है? हाँ, तो देखो 2 लाख के आपने क्या करी है, यहाँ पर इशू करे हुए हैं, तो 2 लाख आप अपना इशू दिखा दो भाई। अब यहाँ 240 क्यों दिखाया है, तो सीधा एसपीआर में भी 40,000 का हुआ है, तो 2 लाख अलग दिखा दो, 40,000 अलग दिखा दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 240 हो गया आपका। प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन दिखानी है बेटा, कितने की, 2 लाख रुपए की, और कितने पे, 5% प्रीमियम पे। तो 2 लाख का जैसे ही 5% करोगे तो 10,000, तो 2,10,000 रुपए की आपको क्या दिखानी है, रिडम्पशन। तो 2,10,000 रुपए की आपने क्या दिखा दी, रिडम्पशन। आगे बढ़िए, और कुछ बचा हुआ है क्या, एसपीआर बचा हुआ है, 3 लाख का था, अब कितने का हो गया, 4 लाख का। तो बेटा 1 लाख रुपए का आपने क्या लिया है, एसपीआर नहीं, सॉरी, 1 लाख रुपए का आपने क्या लिया, डिवेंचर्स ले रखे हैं, तो 1 लाख का आपने डिवेंचर इशू कर दिया। आपने हर चीज कर ली, ये वाली एंट्री कर ली, आपने ये कर ली, आपने ये कंसीडर कर ली। न्यू शेयर्स एंड डिवेंचर व्हेन इशूड लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर। तो बेटा सबसे पहले तो डिवेंचर्स को पे करा जाता है, तो 3 लाख का कितना परसेंट, 12% पे करूंगा मैं, 36,000। क्यों 1 लाख पे क्यों नहीं पे कर रहा, बेटा सेम इक्विटी शेयर और डिवेंचर्स एक संग लास्ट डेट पे इशू हुए हैं, तो इनको पूरे साल का तो मिल ही नहीं सकता इंटरेस्ट और डिविडेंड। ठीक है, ओके। अब अगर आप कुछ क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको फाइनेंसिंग और अब वो दोनों चीजें कर करके दे रखी होगी। अब यहाँ पर देखो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के दोनों के क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखो ये 20,000 का था, 28,000 का हो गया, 6,000 का था, 9,000 का था, आप कर लोगे। शेयर कैपिटल 1 लाख का थे, 40,000 के हो गए, तो 40,000 का आपने क्या करा होगा, न्यू इशू करा होगा। बैंक लोन 25,000 का था, 15,000 का, तो यहाँ पर पेमेंट है 10,000 रुपए की, तो सिंपली करा हुआ है आपने। ठीक है, और आ जाइए, शेयर इशू एक्सपेंसेस अंडरराइटिंग कमीशन यहाँ पर बोली हुई है अलग अलग तरीके से। अब मैं आपको दिखाई देता हूँ। अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स 20,000 was paid and was written off from SPR। देखो सिंपल बात है, आपको डिवेंचर्स के चैप्टर में भी पढ़ाया था मैंने। अंडरराइटिंग कमीशन, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ये सब राइट ऑफ होते हैं एसपीआर, सीआर और एसपीएल से। तो जब ये 20,000 रुपए के आप यहाँ पर राइट ऑफ कर रहे हो, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, दिखा देना है यहाँ पर। तो यहाँ देख लो, अंडरराइटिंग कमीशन पेड 20,000 रुपए, अंडरराइटिंग कमीशन पेड 20,000 रुपए। क्योंकि ये ना आप मानो एसपीआर से एडजस्ट हुआ होगा, तो एसपीआर कहां से आया होगा, एक इशू से ही, तो इसीलिए इसको कम करके यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एक ये चीज थी आपकी, और भी कुछ है। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंशियल 60,000 रुपए, तो ये तो मैं दिखा दूंगा, 60,000 रुपए भाई पे कर रखा है मैंने। ठीक है, और इसमें कोई चीज है, इंटीरियम डिविडेंड इंटरेस्ट पेड 14,000, वेंचर्स ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन 14% डिवेंचर्स रुपीज 35,000। अच्छा ये अलग से बता रखा है कि 35,000 ही पे कर रहे हैं, तो अलग चीज है। बट अब अंडरराइटिंग कमीशन और ये जो ये सारी चीजें ना, लॉस ऑन इश्यूज ऑफ शेयर्स, ये सारी आपको राइट ऑफ करके जब देख देख कह रखी है, तो यहाँ पर आपको माइनस करके दिखानी चाहिए, क्योंकि वो आपका एसपीआर को कम करेगा, हिट करेगा। और एसपीआर को ना भी हिट करे, पीएनएल को हिट करेगा, पीएनएल को हिट भी ना करे, सीआर को तो करेगा ही करेगा। तो देखो एक सीक्वेंस क्या होता है, एसपीआर, सीआर, एसपीएल, तो दो चीज नहीं दे रखी तो एसपीएल पे हिट हुआ होगा, तो इसीलिए यहाँ से मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, करेगा माइनस। और यही चीज मैंने ओ ए में क्या करी होगी, एड बैक करी होगी, क्योंकि भाई ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग, तो ये सारी चीजें तो मेरी है ही नहीं ना। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के से पहले वाली लाइन में, सबसे ए वाले पार्ट में, इन सबको मैंने एड बैक कर दिया होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन ने, एग्जामिनर ने, ड्राफ्टमैन ने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्मेट बना के दे रखा है, ये पूरा फॉर्मेट बना के दे रखा है। अब बेटा इस फॉर्मेट्स की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब आप देख लो, क्या आपको मैंने ये ए पोर्शन करा दिया, ये बी पोर्शन करा दिया मैंने आपको, नॉन कैश वाले हैं सारे, नॉन कैश वाले और नॉन ऑपरेटिंग वाली हैं ये चीजें। फिर मैंने आपको कराई बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली और ऑपरेट वर्किंग कैपिटल वाली, ये वाली चीजें कराई सारी मैंने आपको। फिर इसके बाद मैं जो आया आपके संग, मैं आया आपके संग किसमें, इनकम टैक्स पेड, ये वाली तो हो चुकी थी हमारी। इन्वेस्टिंग में आया मैं, इन्वेस्टिंग के बाद मैं आप पे आया फाइनेंसिंग में, और ये सारा फॉर्मेट था। आपको फिर क्या करना होता है, सबसे लास्ट में बता दूं, आपको ओपनिंग कैश इसमें ऐड करना होता है। यानी कि जो भी आपका ऑपरेटिंग का आया, जो भी आपका इन्वेस्टिंग का आया, जो भी आपका फाइनेंसिंग का आया, इन तीनों को समराइज करके जो आपका लास्ट वाला है ओपनिंग कैश, उसको आपको ऐड करना है। जो आपका आंसर आएगा वो आएगा क्लोजिंग कैश, और वो आपका जो क्लोजिंग है, वो आपको जो क्लोजिंग कैश क्वेश्चन में गिवन है उससे मैच करना चाहिए। कहानी आपकी यहाँ खत्म हो जाएगी और आप अपने आप को शाबाशी ड्यूरिंग द पेपर दे सकते हो कि हाँ भाई हमने कर लिया। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और मेरे हिसाब से बनते हैं आप लोगों के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए।
ठीक है, वो मैं करूंगा आपके संग। अभी के लिए मैं सोच रहा हूं कि मैं करूं या ना करूं, एक बार मैं टाइम देख लूं और पॉज करके फिर मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, अब है क्या कि सारे कॉन्सेप्ट मैं खत्म करा चुका हूं इन 2 सेशन में। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों खत्म करा चुका हूं और तीनों के इंडिविजुअली हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब बारी आती है उस चीज की कि जिसमें हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन करने पड़े। बट 1.5 घंटे की क्लास में ये ऑलरेडी ये सेशन में रिकॉर्ड कर चुका हूं और आपकी कैपेसिटी को ख्याल में रखते हुए मैं ये चाह रहा हूं कि इस सेशन को 2 सेशन को देखने के बाद आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में कैसे-कैसे बातें आपको ख्याल में रखनी है और लिंकेज कितनी तगड़ी है इन्वेस्टिंग का फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग का इन्वेस्टिंग में, ये सारे मर्ज हो सकते हैं एज पर ट्रांजेक्शन। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास ना 3-4 क्वेश्चंस हैं, 1-2 तो इलस्ट्रेशन है और बाकी टीएस ग्रेवाल में इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो टीएस ग्रेवाल में भरे पड़े हैं। तो 52, 53 1-2 क्वेश्चंस और है जो मुझे इस समय नंबर में याद नहीं है, तो वो क्वेश्चन मैं सारे के सारे स्क्रीनशॉट लगाऊंगा आपके संग और आपके संग पूरे सेशन में, अगले सेशन में मैं पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा। बेटा अगर वो क्वेश्चन कर लिए ना तो सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर पे आप हंसोगे कि ये कैसा क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने। तो अपने को बिल्कुल बस तैयारी करनी है कि भाई पेपर कहीं से भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुक्का तो लगाना ही नहीं है कि ये आएगा वो आएगा, अपने को सब कुछ पढ़ना है। और AS3 तो इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फर्स्ट सेशन में ही बता दिया था कि कितना इंपॉर्टेंट है। सो अगले वीडियो में आपको क्या मिलेगी इसकी मैं बता देता हूँ। लेक्चर नंबर शायद वो 12 होगा या 13 हो सकता है। आपको अगले लेक्चर में क्या मिलेगा मैं ये बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टीएस ग्रेवाल ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको मिलेगा। फिर मैं जो सोच रहा हूँ ना, एक सेशन में मैं रिकॉर्ड कर दूंगा एनपीओ और सीएफएस का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें से आप काम चला सकते हैं। और ऐसे करते करते 15 लेक्चर्स के अंदर मैं अपना रिवीजन कम फास्ट ट्रैक बैच को पूरा का पूरा हैंड ओवर कर दूंगा। बेटा यूटिलाइजेशन लेना आपके हाथों में है। जितने भी टीचर हैं यूट्यूब पे वो सब बहुत प्रीमियम क्वालिटी देना चाहते हैं आपको। ये याद रखना, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, किसी की बात कर रहा हूँ। बस मेरा एक मुद्दा रहता है, गुरु एक ही बना लो। एक ही गुरु बनाओगे, उनका हाथ पकड़ के चलोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि गुरुओं का भी जो लेसन है वो अलग अलग है। अब सबका पकड़ लोगे एक संग तो सब अपना अपना एफर्ट जरूर देंगे, बट आप किसी का ले ही नहीं पाओगे। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। गुड बाय ऑल ऑफ यू। गुड बाय फॉर नाउ। बाय बाय।